हेलो स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा लेट हो गया 2017 का सोल्यूशन बनाने में, थोड़ा बहुत तेज सर्दी हो गया था हमको। कोई नहीं, अभी है टाइम हम लोग के पास, 2017 का बना लेते हैं और जल्दी ही 2016 का और 15 का ही बना लेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा सीरीज। 2015 से 23 तक का टारगेट था, 2017 का हम लोग अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सीरीज कंटिन्यू हो रहा है 2023 से, है ना। 2023 से लेकर 2018 तक सोल्यूशन बना चुके हैं। आप लोगों को 2017 का सॉल्व करना, अच्छा पेपर था 2017 का भी। ठीक है, तो करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग को बता दूं कि हम लोग 2023 से लेकर 2015 तक का एक पूरा सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें पेपर का हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया जा रहा है। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि टिक मार करके भाग रहे हैं, वैसा नहीं है। टाइम देके अच्छे से, है ना, तो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए जितना हो सकता है स्कोप में उतना कर रहे हैं। ठीक है, तो 2017 के पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर जो है आपका, जो पैटर्न है ब्रीफली बता दूं मैं आपको। पैटर्न में आपका 3 सेक्शन है, MCQ, MSQ एंड नेट। ठीक है, तो MCQ में 30 क्वेश्चन है। शुरू का 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, फिर 11 से 30 जो 20 क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। फिर आपका मल्टीपल सेलेक्ट वाला होता है, उसमें एक से अधिक आंसर होता है। सारा आंसर मार्क करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो वो 10 क्वेश्चन होंगे, 31 से 40। और फिर जो 41 से 60 है वो नेट लेवल है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप बोलते हैं उसको। ठीक है, जिसमें 41 से 50 1 मार्क्स का होगा और 51 से 60 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा बोलने वोलने में परेशानी है, तो ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, है ना। ओके, सो लेट्स डू दिस पेपर। हाँ, ये देखिए 2017 का पेपर है। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ये इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का चीज़, समझाने का तो खैर बहुत कुछ है इसमें, बट कोई ऐसा सॉल्व करने का चीज़ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीमेटिक का बेस्ट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल विथ टेम्परेचर। देखो, कंडक्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा ये चीज़। ऐसे तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है, अगर रूम टेम्परेचर का बात करें तो रूम टेम्परेचर मतलब समझो कि जैसे 273 केल्विन तो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी ना। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 298 केल्विन। तो मतलब 200-250 केल्विन के ऊपर जो है ना, अगर बात करें तो रेजिस्टिविटी जो है मेटल का बढ़ता है। एज द टेम्परेचर राइजेस रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है, उसका अपना रीजन है। लैटिस वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगता है, उसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है लैटिस वाइब्रेशन का, और प्लस कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस वाइब्रेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो तमाम थ्योरी है उसका, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल, उसको पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं उस तरीके से। तो हम लोग का देखें, रेजिस्टिविटी जो है वो राइज करने लगता है, रेजिस्टेंस भी राइज करने लगेगा। रेजिस्टेंस आपका ये होता है सॉरी, तो रेजिस्टेंस भी राइज करने लगता है, रेजिस्टिविटी भी राइज करने लगता है। एक्चुअली रेजिस्टिविटी राइज करता है तो उसके वजह से रेजिस्टेंस राइज कर जाता है। तो कंडक्टिविटी जो है फॉल करेगा, मतलब 0 केल्विन से 150-200 केल्विन तक तो ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप रूम टेम्परेचर के बाद आएंगे ना, जैसे 250-300 केल्विन के आसपास, वो रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी फॉल करेगा। ये इंक्रीज कर दे, कंडक्टिविटी फॉल करेगा। ठीक है, और बहुत हाई टेम्परेचर में कांस्टेंट हो जाता है। तो ये मेन, ये इसका इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को पता है। अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्यों कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये फॉलिंग कर्व होगा इसका। ठीक है, ये सब तो हो ही नहीं सकता ना, ये सब तो गलत है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। शुरू में एट वेरी लो टेम्परेचर 10 केल्विन 20 केल्विन पे वो रेजिस्टिविटी राइज नहीं करता। तो ये आपका ज़्यादा सही है। और बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका थ्योरी में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो कि अभी हम लोग नहीं उसमें जाएंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है एक तरह से ये। ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी बोल सकते हैं इसको। बी आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो हम लोग को आइडिया है भी ना कि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, कंडक्टिविटी विल फॉल। ठीक है, और डिटेल में इसको डिस्कस किया जा सकता है, बट दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो अगर आपको इच्छा है तो। न्यूमेरिकल वाला कोशिश करते हैं कि बहुत डिटेल में उसको करवा के बता दें, उसमें दिक्कत होता है, बुक में नहीं रहता है ना। ठीक है,
ये तो थ्योरी है, इसको आप बुक से जो है ना प्यार से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखो हाँ, ये देखिए क्या बोल रहा है, द डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन प्लाज्मा इज गिवन बाय दिस। ठीक है, where c and omega p are constant. In this plasma, the group velocity is proportional and not equal to phase velocity, inversely proportional to phase velocity, equal to phase velocity and is constant. Is constant. तो इसको देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ आपको, ओमेगा दे रखा है ना, ओमेगा इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी क्या होगा, वीपी, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था ओमेगा बाई के, सो दिस विल बी by k. And what is group velocity? Group velocity is d omega by dk. इसका डिफरेंशिएट करो, इसको क्या आएगा, 1/2 ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर ओमेगा पी होल स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर के, नहीं ऐसे आ जाएगा। एंड वीपी ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सी स्क्वायर बाई वीपी। ठीक है, सो वीजी इंटू वीपी इज सी स्क्वायर, बहुत फेमस रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि वीजी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी काफी देखो फेमस है, जो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी क्वेश्चन आते रहा है ऑफ एंड ऑन, हर साल या हर एक साल बीच का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब ध्यान रखिए। प्रीवियस पेपर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, प्रीवियस पेपर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो ये तो आपको करना ही करना है, मस्ट डू है। हम तो सजेस्ट करेंगे 2015 तक करवा रहे हैं ना, उसके पहले का भी कर डालो, अगर आप लोग बोलोगे हम लोग मुझे, तो हम 2015 के पहले का भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ कोई परेशानी नहीं है हमको, लेकिन द थिंग शुड कम फ्रॉम योर साइड। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो हम करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हम ऑफलाइन पढ़ाते थे 2020 तक, फिर हम लॉकडाउन में हमको मज़ा नहीं आया ऑनलाइन पढ़ाने में ना, बच्चा लोग को सीरियस नहीं रहता था, तो फिर हम अब फिर से स्टार्ट किए हैं लास्ट ईयर से ऑनलाइन, मतलब बोर्ड बनवाए हैं। ठीक है, देखो ये तीसरा नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, consider following circuit with two identical silicon diode, the input AC voltage waveform has the peak voltage Vp equal to 2 volt। ठीक है, बढ़िया बात है। ऑप्शन सारा नहीं दिख रहा है क्या, तो और छोटा कर दे। बहुत दिन बाद हमको सर्दी ऐसा हुआ है, तो बहुत छोटा हो गया जी, कोई बात नहीं, चलो दिख रहा होगा सवाल तो और बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, फाइव फील करता, तो सर्किट बड़ा दिखना जरूरी है, तभी हम समझा पाएंगे ना। 85% इसको मैग्नीफाई किया जाए, ये आ जाएगा। ठीक,
सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है, बट हाँ ये देखिए, हाँ अब ठीक है, थोड़ा ऑप्टिमम है। तो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट विद 2 सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड में जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो 0.7 का ड्रॉप होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 होता है। तो फॉरवर्ड बायस करंट जब फ्लो करेगा ना तो इट विल हैव अ 0.7 वोल्ट ड्रॉप। ये और जर्मीनियम में 0.3 होता है, ठीक है। ये सिलिकॉन और जर्मीनियम दो ही फेमस डायोड्स, मतलब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है डायोड बनाने में। क्या बोल रहा है, इनपुट एसी करंट वेवफॉर्म हैज अ वोल्टेज वेवफॉर्म, सॉरी पीक वोल्टेज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट पीक वोल्टेज है ना। तो ये 2 वोल्ट है और इधर जाएंगे तो -2 वोल्ट, ठीक है बात है। अब क्या, अच्छा ये थोड़ा सा ना गलत ड्रा रखा है, ये थोड़ा साइनोसाइडल वाला पार्ट है ये एक्चुअली, ऐसे गोलाई करके आएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये भी साइनोसाइडल है। ये इनफे जितना ये सिमेट्रिक होएगा, ठीक है। वो टाइपिस्ट लोग को थोड़ा क्लियर नहीं रहता ना, ये सब टाइपिस्ट है तो फिजिक्स का आइडिया नहीं है, कोई नहीं, ऐसे ठीक है। तो साइनोसाइडल को ट्रंकेट कर देंगे ना, क्लिप कर देंगे, तो वो वाला वेव है। तो क्या बोल रहा है, द वेवफॉर्म अक्रॉस PQ इज, आउटपुट वेवफॉर्म पूछ रहा है तुमसे, आउटपुट वेवफॉर्म पूछ रहा है। फिगर थोड़ा फिर से ड्रा कर दें क्या, थोड़ा बड़ा करके, ये आपका ऐसे है, रेजिस्टेंस है, ये आपका डायोड है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, तो ये आपका डायोड हो गया, ये रेजिस्टेंस है आर। अब देखो आपका वेवफॉर्म ये है, ये आपका वेवफॉर्म है, ठीक है। तो अगर वेवफॉर्म पॉजिटिव होगा, मतलब V in when in positive half cycle, this is your V in, right? So we are having a case when V in is greater than 0. V in is, this is V in, let's take it grounded. So if V in is, इसका जो ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट होता है, और V in is more than 0 and less than 0.7, अगर V in का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 0.7 से लेस है, क्योंकि देखो ये फॉरवर्ड बायस कब होगा, ये फॉरवर्ड बायस तभी होगा, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा, बात समझना थोड़ा ध्यान से, ये ग्राउंड है, ठीक है, मान सकते हो ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मान लो A है और ये B है, B is grounded. So this will be forward bias only when VA is more than 0.7, or you can say VA minus VB is more than 0.7. आइडियल डायोड नहीं ले सकते हैं, देखो सिलिकॉन डायोड लिख रखा है, क्लियर लिख रखा है। तो अब VB तो ग्राउंड हम मान चुके हैं, तो इसको 0 ले लिया, तो VA इज मोर देन 0.7, उसके बाद ही ये फॉरवर्ड बायस होगा, उसके बाद ही फॉरवर्ड बायस होगा, उसके पहले बहुत मिनिमल करंट होगा, ठीक है, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 होता है, तो 0.7 से बड़ा होगा तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा, और ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और रिवर्स बायस ही रहेगा। व्हेन V इज मोर देन 0, यार अगर इसको D1 मानते हैं और इसको D2 बोलते हो, देन D2 विल बी रिवर्स बायस, D2 विल बी रिवर्स बायस। तो उस केस में you don't have any significant current flowing in a circuit, they will, ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, there won't be any current in this, and if V in is more than 0 but less than 0.7, ऐसा, then in that case your D1 will also, D1 भी forward bias नहीं होगा, तो ऐसे करंट में there won't be much current in this also and there won't be any current in this also. If there is no current in these two branches, there is no current in this resistor also. So in that case V out, there won't be any current over here, क्योंकि यहाँ तो कोई पाथ इसको मिल नहीं रहा ना, करंट तो तभी फ्लो करेगा ना जब क्लोज पाथ इसको मिलेगा,
ठीक है ना, यहाँ करंट रुक थोड़ी यहाँ जाएगा, मतलब कोई पाथ उसको क्लोज पाथ मिलना चाहिए। तो ऐसे केसेस सिंस देयर इज नो करंट टिल इन दिस वोल्टेज रेंज, तो उस केस में जो यहाँ वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे आपको अपीयर होगा। सो वी आउट विल बी वी इन, यानी वी आउट जो होगा दैट विल बी फॉलोइंग वी इन, दैट विल बी फॉलोइंग वी इन को फॉलो करेगा वो, ठीक है। वोल्टेज जो आपका होगा आउटपुट वोल्टेज कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ये आपका इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज अगर इसी पे ड्रा करें, बहुत बढ़िया देखिए सिस्टम आजकल हो गया है। पहले तो हमको बहुत ड्राइंग मेहनत हम लोग करना पड़ता था, अब हम लोग कह सकते हैं चलो माउस पे क्लिक नहीं किया। तो जब तक वी इन, ये आपका वी इन ड्रा कर दिया, अब ये 0.7, तब तक वी आउट भी जो होगा वी इन के बराबर होगा। सो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। द मोमेंट वी इन गोज मोर देन 0.7, वी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात कर रहे हैं। इन दैट केस योर D1 डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, D1 विल बी फॉरवर्ड बायस, वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। एंड करंट विल हैप्पीली फ्लो इन दिस ब्रांच, करंट विल हैप्पीली फ्लोइंग इन दिस ब्रांच। और उस केस में जो आउटपुट होगा दैट विल बी द ड्रॉप अक्रॉस डायोड, जो आउटपुट वोल्टेज होगा दैट विल बी जस्ट इक्वल टू द ड्रॉप अक्रॉस, जो भाई इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वही दैट विल बी वोल्टेज अक्रॉस डायोड, एंड वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज हाउ मच 0.7, ठीक है। सो वी आउट विल बी 0.7, कब तक, जब तक कि वी इन 0.7 से ऊपर है। तो आपका आउटपुट ग्राफ कुछ ऐसे होगा, क्लिप हो जाएगा 0.7 पे जाके वी आउट जो है क्लिप हो जाएगा ऐसे, ठीक है। कब तक, जब तक कि 0.7 वी इन इज मोर देन 0.7, ये 0.7 वाला लाइन है, ठीक है। जब तक वी इन का ग्राफ 0.7 वाला वी इक्वल 0.7 वाले लाइन से ऊपर है, तब तक ये वोल्टेज आउटपुट जो है 0.7 ही रहेगा। जैसे वो नीचे आएगा फिर ये वी इन विल बी इक्वल, वी आउट विल बी इक्वल टू वी इन, फिर जो वी इन वी आउट जो होगा वी इन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये फॉल करते करते आपका 0.7 के नीचे आएगा, ये आपका डायोड विल नो लॉन्गर बी फॉरवर्ड बायस, ये D1 जो होगा फॉरवर्ड बायस होना बंद कर देगा। उस केस में करंट फिर से 0 हो जाएगा एंड वी आउट विल बी सेम एज वी इन। तो ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल का। अब आ जाओ निगेटिव हाफ साइकिल पे। व्हेन वी इन इज लेस देन 0, व्हेन वी इन इज लेस देन 0, अब वी इन लेस देन 0 होगा तो ये तो आपका रिवर्स बायस हो गया, ये तो आपका रिवर्स बायस हो गया, ठीक। अब करंट आपका ये टर्मिनल पॉजिटिव है पर नेगेटिव हो गया, तब इसका फॉरवर्ड बायस होने का बारी है, इसका फॉरवर्ड बायस होने का बारी है, ठीक है। बट ये भी फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब यहाँ पे आपका वी इन जो है 0.7 नेगेटिव साइड में 0.7 को क्रॉस करेगा। व्हेन अब ये पॉजिटिव हो गया तो जब वी इन, व्हेन वी इन इज लेस देन -0.7, ऐसे बोलोगे ना, बात समझ रहे जी, मतलब लेस देन -0.7 मतलब ये वी इन तो पूरा ग्राफ हो गया ना। तो अगर वी इन का वैल्यू मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज जो है 0.7 से इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव साइड में इंक्रीज करना मतलब क्या, -0.4 से छोटा होना, ठीक है। तो जब वी इन लेस देन -0.7 होगा तब ये जाके फॉरवर्ड बायस होगा, समझ में आ रहा है आपको, तब ये जाके फॉरवर्ड बायस होगा। और उसके पहले क्या होगा, उसके पहले जो है वी आउट जो है वी इन को फॉलो करता रहेगा। जब तक ये 0.7 के नीचे नहीं आता है तब तक ये जो है वो वी आउट को फॉलो करता रहेगा, ठीक है। सो वी आउट जो है वी इन को फॉलो करता रहेगा, ठीक। अब जैसे ही इससे लेस होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो 0.7 से अधिक हो जाएगा कंपेयर टू दिस। अब उस केस में क्या होगा, मतलब या डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मायने रखता है एक्चुअली, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि भाई वी इन गोज नेगेटिव व्हेन वी इन इज लेस देन -0.7, मतलब यहाँ पे -0.7 ग्राउंड कर दिया तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर यहाँ पे -0.7 आ गया, आइए तो ग्राउंड है, ठीक है। तो जैसे ही इसके क्रॉस वोल्टेज, मतलब ये होता है पी साइड और ये होता है एन साइड, तो पी साइड का पोटेंशियल एन साइड के पोटेंशियल से जब 0.7 अधिक हो जाता है तो D2 फॉरवर्ड बायस होगा। बात समझ में आ रहा है आपको, सिंपल सी समझो। ये आपका डायोड है,
ठीक है। ये पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं इसको। ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। तो पी साइड का पोटेंशियल एन साइड के पोटेंशियल से 0.7 अधिक होना चाहिए। मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल ध्यान रखें, वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल, पोटेंशियल पी साइड should be greater than potential on N side by how much? At least 0.7. In that case, this diode will be forward biased. This diode will be forward biased. अगर what potential on P side is less than potential on N side, or potential on P side minus potential on N side is less than 0.7, in that case, diode will not be forward biased. And if Vp minus Vn is less than 0, in that case, it will be reversed bias. रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये आपका 0.7 से फॉल करेगा, -0.7 -0.1 हो जाएगा। तो उस केस में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। उस केस में ये करंट हैप्पीली इधर से फ्लो करना चालू कर देगा, ठीक, फ्लो करना चाहिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल एज सच, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि हम ग्राउंड कर रखे हैं यहाँ पे, तो हम इधर बोल रहे थे कि 0.7 से नीचे जाएगा, तो ग्राउंड कर रखे हैं, तो चलो इधर ही ले लो माइनस वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल मतलब। तो अब उस केस में जैसे ही -0.7 से फॉल करेगा पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में है, ये D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट? आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू, यहाँ अगर 0 पोटेंशियल ले रहे हो तो आउटपुट हो जाएगा 0 माइनस IR माइनस व्हाट 0.7, यही V आउट हो जाएगा। और I का वैल्यू क्या है? I का वैल्यू है आपका, अगर पूरा किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं इसमें, तो किरचॉफ्स लॉ लगाओगे तो क्या बनेगा? V इन माइनस IR एंड माइनस 0.7 माइनस IR इक्वल टू 0। सो I इज सिंपली V इन माइनस 0.7 और अपॉन 2R, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पोटेंशियल 0.7 से अधिक रहेगा, थोड़ा सा ये वैल्यू रहेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, पूरा नीचे तक नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला ड्रॉप कंसिडर नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का जाएगा। 0.7 से थोड़ा अधिक है, देखो -0.7 माइनस IR कुछ इस टाइप का वैल्यू पकड़ेगा ये, ठीक है। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0.7 पर क्लैंप हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता ना, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी 0.7 पर क्लैंप हो जाता। जैसे यहाँ पे 0.7 पर क्लैंप हो गया क्योंकि इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? IR और 0.7 जुड़ जाएगा, मतलब माइनस IR माइनस 0.7, मतलब मैग्नीट्यूड वाई इट विल बी IR प्लस 0.7 ऑन नेगेटिव साइड, ठीक है। तो दिस इज योर 0.7 and this is your IR, ठीक है। Since you have this resistance also, अगर ये नहीं होता तो it could have gone till this, है ना। Anyway, ठीक है। या इधर से चलोगे तो ये आ जाएगा V in और प्लस IR, V in और ऐसा आ जाएगा, नहीं प्लस नहीं, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा आपका, ठीक। तो कौन सा बना जी सब आंसर? ये बनेगा, ये बनेगा। और कोई दिक्कत तो पूछ लेना भाई, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली ये सब क्वेश्चन में ना, मतलब यहीं पे थोड़ा ऑफलाइन क्लास होता है ना, तो बच्चा लोग फीडबैक देता है कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा, 12 बज रहा है, दिख जाता है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या है कि बच्चा लोग है नहीं सामने, तो बड़ा मुश्किल है गेस करना कि, है ना। तो ऐसा दिख जाता था कि 12 बज रहा है अभी भी तो नहीं समझ में आया है, तो और थोड़ा समझाओ इसको दिक्कत आता है इसमें लोगों को सर्किट में। एनीवे, ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको फिर से और थोड़ा जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ क्लियर कर देंगे, ठीक है। आगे चलें भाई। ये देखो, बाकी थोड़ा एफर्ट मारते रहिए अपना भी, ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थी हैं तो एफर्ट मारना पड़ेगा आपको भी। क्या लिखा? फॉर द 3 मैट्रिसेस शोन विच ऑफ फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट? सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज I सिग्मा 3 माइनस I सिग्मा 3 प्लस I सिग्मा 3। पहले सिग्मा 1 सिग्मा 2 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, पहला 2 ऑप्शन ही पहले ट्राई कर। सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो इसमें भी निकालना ही है तुमको, है ना।
तो पहले सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो सिंपल क्वेश्चन है ऐसे, मतलब ज़्यादा कुछ तो इसमें दिख नहीं रहा हमको, तो चेक करने वाला चीज़ है ना भाई। ये क्या हो गया, ये 0 1 1 0 0 1 1 0 क्या है, 0 1 1 0 कॉलम को पलट देगा और अदला बदली कर देगा, और तो कुछ है नहीं 0 1 1 0, है ना। 0 1 1 0 इज जस्ट सफलिंग द कॉलम्स, इट इज सफलिंग द कॉलम्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स में 0 1 1 0 ये मैट्रिक्स गुना कर दोगे तो कॉलम को सफल कर देगा, जैसे इसमें गुना किया ना, तो एनीवे ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन में नहीं शायद, ठीक है, मतलब भूल जाओ जो अभी बताया, ये मैं बता दूं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ये राइट साइड रहता है ना तो कॉलम सफल करता है, इसमें शायद ऐसा, इसमें भी, इसमें क्या करेगा, इसमें रो को सफल कर, चलो ठीक है, गुना कर लो यार, ज़्यादा में मत लगाओ। देखो ये क्या आ जाएगा 0 1, ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 0 1 1 0, और फिर इसको गुना कर दो, ये 0 आ गया, फिर 1 0 0 माइनस आई 0 और 1 0 आयोटा, ठीक है। ये क्या है, अगर हम लोग माइनस आई को बाहर निकाल लें तो 1 0 0 माइनस 1 ऐसा आ जाएगा, नहीं, हाँ, सो दिस इज नथिंग बट दिस, ओके, ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये विल बी द करेक्ट आंसर, ये विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, फंडा भी नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, बट देखो कई बार ना मतलब इजी रहता है तो इजी में ज़्यादा गलती होता है, बिकॉज वी टर्न केयरलेस इन दिस, वी टर्न वेरी केयरलेस, बहुत कैजुअली करने लगता है, तो दैट देयर यू कमिट मोर मिस्टेक समटाइम्स, तो व्हेन क्वेश्चन इजी तो बी केयरफुल, डोंट बी हरी मत करो। बुलियन फंक्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ दे देना तो समझो वो कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड अपने को प्रिटेंड करा कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ये भी लिख रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये चीज़ गौर कीजिए आप, ये पी क्यू जो है ना हर में सभी में पी क्यू दिख रहा है ना हम लोगों को, इसको कहाँ डाले, इसको मूव कर लेते हैं, देखो इसमें ही पी क्यू है, यहाँ ही पी क्यू है, सब में पी क्यू है, तो अगर हम पी क्यू को कॉमन ले लें क्या आ जाएगा 1 प्लस समथिंग लाइक दिस, कुछ भी मतलब लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, 1 प्लस आर एस प्लस आर एस टी एंड सो ऑन, कीप ऑन राइटिंग एनीथिंग लाइक दिस, डजंट मैटर, वाई, बिकॉज 1 में कुछ भी जोड़ोगे तो 1 ही आएगा ना, बुलियन अलजेब्रा है, 1 में कुछ भी जोड़ दो लगातार, कितना भी टर्म लिख लो एंड यू हैव 1 हियर, 1 plus anything will be 1, so it's PQ, right? Yes, PQ, it's PQ, yeah, and it's PQ, and how we can write PQ? अच्छा जेड बार पूछ रहा है, ओके, ये कुछ है आंसर मैच नहीं कर रहा है, जेड बार पूछ रहा है, जेड नहीं पूछ रहा है, पी क्यू बार, सो यू अप्लाई डी मार्गन्स, ये आंसर है, ठीक है, दे आस्किंग जेड बार नॉट जेड, जेड बार पूछ रहा है, ठीक, बढ़िया, ओके, बढ़िया बात है, आगे चलिए, ये देखिए
A plane in cubic lattice make intercept a by 2, 2a/3, x y z में जो आपका इंटरफेस जो इंटरसेप्ट बना रहा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पहले देखते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पहले तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बनाते हैं, तो ये क्या है, a/2, 2a/3, ठीक ठीक है। फिर कॉमन टर्म रिमूव कर दो, 1, 1/2, 2/3। फिर क्या करिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। स्टेप्स यही है, रिमूव द कॉमन टर्म a, और रेसिप्रोकल लो तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3/2, ठीक। और उसके बाद यू मल्टीप्लाई द बाय कॉमन, फ्रैक्शन को क्लियर कर दो। फ्रैक्शन क्लियर कैसे होगा, 2 से सब में गुना कर दीजिए तो फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। सो इट इज 2, 4, 3। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। ठीक, ये देखो क्या है, a current I equal to 10 ampere flows in infinitely long wire along the axis of hemisphere. The value of del cross B dot ds over the hemispherical surface as shown in figure is. अच्छा, current I equal to 10 ampere flows in infinitely long wire through, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, del cross B dot ds ओके, ठीक। देखो क्या बोल रहा है, ये हेमिस्फेयर है, ये बड़ा है, समझ लो, ये ds है आपका, ये s है, और ये बाउंडिंग कर्व है इसका, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम लगाओगे, स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, स्टोक्स थ्योरम बोलता है डेल क्रॉस f डॉट nds इक्वल्स टू f डॉट dr, ठीक है। तो दिस विल बी b डॉट dr या b डॉट dl लिख दो फिजिक्स का भाषा में। अब b डॉट dl क्या होता है, दैट इक्वल टू म्यू नॉट I as per the what, as per your which law, Ampere's law. So it is mu naught 10 mu naught, A will be the answer. सिंपल है, स्टोक्स थ्योरम यूज करके ये आ जाएगा। ऑलराइट, एनी डाउट? एक नंबर वाला सब है क्वेश्चन तो सिंपल ही होगा, दे आर ऑल 1 मार्कर्स, सो दे आर ऑल सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए, ये देखिए क्या है, shown in figure is a combination of logic gate. The output values of P and Q are correctly represented by following, ठीक है। P Q, कौन सा P Q सही है, मतलब पहला जो है वो P है, दूसरा जो आउटपुट है Q है, जो पेयर में दिया हो ना नंबर, पहला वाला नंबर P को डिनोट कर रहा है, दूसरा Q आउटपुट को डिनोट कर रहा है। तो देखो क्या होगा, ये नैंड गेट है, नैंड गेट इज एंड प्लस नॉट, नैंड गेट इज एंड प्लस नॉट, ठीक है। नैंड जो होता है, नैंड गेट इज बेसिकली एंड गेट प्लस नॉट गेट। ये दोनों ऑपरेशन जो कंबाइन हो जाता है तो उसको नैंड गेट बोलते हैं। अब देखो यहां 0 लिख रखा है, अब ये कुछ भी हो जाए ये आपका 1 हो या 0 हो उससे मतलब नहीं है। अगर यहां 0 है तो एंड गेट का आउटपुट, एंड गेट का, नैंड का नहीं, एंड गेट का आउटपुट तो 0 ही होगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज देयर। यहां पे कुछ भी हो, एंड गेट का आउटपुट
तो 0 ही रहेगा ना, और नॉट फिर हो रहा है तो ये 1 होगा हमेशा. Whatever be the input over here, if you have 0 over here, the NAND gate is going to give output 1. You have 0 as one of the input, NAND gate is going to give you output 1. NAND is nothing but AND plus NOT. तो 0 एक इनपुट पे 0 रहेगा, तो regardless of the other input, AND gate give you 0 only and complemented gives you 1. ठीक है, तो AND तो आपका 1 रहेगा, तो ये सब तो गलत ही है तुम्हारा. ठीक है, अब ये 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ 1 हो गया, तो 1 1 एंड गेट 0 देगा, एंड गेट 1 देगा, और नॉट कर दिए हैं तो 0 देगा, तो P विल बी 0 एंड Q विल बी 1. ये आ जाएगा. C विल बी द करेक्ट आंसर. C आपका सही आंसर देगा. ठीक है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन दिस. सिंपल क्वेश्चन है. ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला. Consider two singleton coplanar concentric coil of radius R1 R2 with R1 very large compared to R2. ये तो बहुत बड़ा दिखा रखा है, बहुत छोटा है. हम अलग से फिगर बना देते हैं. ठीक है, R1 is very large compared to R2. ये R1 हो गया. ठीक है, और जो छोटा है वो ये आपका R2 है. तो ये आपका R1 है और ये आपका R2, रेडियस R2. अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए. अगर R2 R1 से बहुत छोटा है, ये आपका, इफ R2 इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R1, दैट मीन्स R2 इज ऑलमोस्ट लाइंग एट द सेंटर ऑफ R1. R2 का जो एक्सटेंशन है वो R1 का जो रेडियस, R1 रेडियस उससे बहुत छोटा है. तो हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ओवर द स्मॉलर रिंग. सिंस दिस रिंग इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द बिगर रिंग, तो बिगर रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द होल स्मॉलर रिंग. चूंकि स्मॉलर रिंग बहुत ही छोटा है डायमेंशन में, तो टू ए गुड लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन आई कैन से कि जो बड़े वाला रिंग का मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी यूनिफॉर्म ओवर द स्मॉलर रिंग. स्मॉलर रिंग, बड़े वाला रिंग के सेंटर पे जो फील्ड होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्मॉलर रिंग के ऊपर मान सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, तो हम एक काम करें, करंट फ्लो करवा देते हैं इसमें बड़े वाले में. तो बड़े वाले का करंट फ्लो होगा, तो छोटे वाले रिंग के ऊपर अगर हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करें, तो छोटे वाले रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R1. ये फार्मूला होता है जी. ठीक है, अब बड़े वाले रिंग की वजह से छोटे वाले रिंग के क्रॉस फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स अक्रॉस द सेकेंड रिंग बिकॉज ऑफ द करंट इन द फर्स्ट रिंग. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट रिंग एट द सेंटर ऑफ द सेकेंड रिंग. मैग्नेटिक फील्ड, इसको फर्स्ट रिंग बोल रहे हैं, इसको सेकेंड रिंग बोल रहे हैं. तो फ्लक्स अक्रॉस द सेकेंड रिंग ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट रिंग is equal to what? That is equal to B1 into area of the smaller ring, that is mu naught I upon 2R1 into pi R2 square. ये फ्लक्स हो जाएगा. ठीक है, सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 और M12 into इसको क्या बोलेंगे, M1, इसको I1, I can call it I1, the current flowing in the first ring. So I can write M21 into I1, or M21 will be what? This. So M or M21 is equal to M12 basically. ठीक है, लेकिन हम लोग मतलब इसके करंट की वजह से इसके क्रॉस फ्लक्स नहीं निकाल सकते थे. छोटे वाले रिंग में अगर करंट दौड़ा देते हैं तो उसकी वजह से हम लोग फ्लक्स फर्स्ट बिगर रिंग के क्रॉस नहीं निकाल पाते, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह वेरी करता रहता है ना. ये तो छोटा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही पूरे स्मॉलर रिंग के ऊपर हो जाएगा. तो M21 विल बी हाउ मच,
and it will be same as m12 basically, reciprocity theorem होता है. So this will be mu naught pi r2 square by twice of r1. So m will be r2 square by r1, proportional to पूछ रहा है ना, proportional to r2 square by r1, proportional to r2 square by r1. ठीक है, ओके. ये देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं. Which of the following is due to inhomogeneous refractive index of Earth atmosphere? Red color of evening sun, blue color of sky, large apparent size of evening sun, oval shape of evening sun, oval shape of evening sun, and oval shape of morning sun. They are because of inhomogeneous refractive index of Earth atmosphere. How come? देखिए, आंसर ये होगा, देखो रीजन समझो कैसे होगा. सुबह का जो मतलब सूरज उगता है और सूरज डूबता है, थोड़ा सा आपको सूरज जो है ना, मतलब आप सूरज देखेंगे हल्का सा जो होगा ओवल शेप में नजर आएगा. कभी गौर से देखना, ओवल थोड़ा सा ऊपर नीचे ना चिपटा टाइप का दिखेगा सन आपको, ऊपर और नीचे हल्का सा चपटा टाइप का दिखेगा, मतलब बहुत गौर से देखेंगे तब दिखेगा, ऐसा दिखेगा. तो ये इधर से चपटा रहेगा थोड़ा सा. वही दिन में देखोगे एकदम गोल दिखेगा, सर्कुलर जलता हुआ. और सुबह और शाम में देखिए थोड़ा सा ओवल टाइप का दिखेगा, ऊपर से चिपटा रहेगा, ऊपर नीचे से थोड़ा चिपटा रहेगा. ठीक है, मतलब ये डायमेंशन थोड़ा सा कम रहेगा कंपेयर टू दिस डायमेंशन. समझ में आ रहा आपको? देखो कैसे होता है, समझो बात को. देखो मॉर्निंग और इवनिंग में सन जो होता है हॉरिजॉन के नीचे होता है. जैसे मान लो हम धरती बनाए ऐसे, ठीक, अब धरती पे आप खड़े हैं, तो छोटा बनाना पड़ेगा. अब धरती पे क्या है, देखो एटमॉस्फेयर का बड़ा सारा लेयर्स होते हैं. मतलब पहला लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, सेकंड वाले को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, फिर आयोनोस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर होता है, फिर एक्सोस्फेयर होता है. तो हर में क्या है कि एयर का डेंसिटी वगैरह थोड़ा अलग अलग होता है. शुरू में ज़्यादा रहता है, बाद में थोड़ा सा एयर का डेंसिटी कम होते जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करता रहता है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका वेरी करता रहेगा. जैसे ये लेयर हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा. ठीक है, सबका ये सब एटमॉस्फेयर का हम लेयर बना रहे हैं, ये सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता रहेगा. ठीक है, अब मान लो ये अर्थ है और यहाँ से आदमी देख रहा. ठीक है, ये आदमी है और ये आदमी है तो यहाँ पे खड़ा है, तो इसका थोड़ा सा बनाए कि जो देखेगा वो, तो ध्यान से देखना, कोई दिक्कत हो पूछना. फिर अब ये आदमी सीधा देखता है ना, ऐसे ऐसे. ठीक है, तो मॉर्निंग में जब सन, इसको सन कब दिखेगा, जब सन ये उगते हुए इस लाइन के ऊपर आएगा तभी सन दिखेगा ना. सन अभी नीचे रहेगा तो उसको नहीं दिखेगा आपको, यहाँ वाला बंदा को पहले दिखेगा, है ना. तो जब ये इस लाइन के हॉरिजॉन हो गया, ये लाइन के ऊपर जाएगा सन, तो इस आदमी को दिखेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, हल्का सा लाइन के नीचे रहेगा ना तभी से दिखना चालू हो जाता है. वो क्यों होता है देखिए, सन आपका यहां रहेगा ना, ये हॉरिजॉन के नीचे है एक्चुअली, तभी ये सन को उगता हुआ देख लेगा. क्यों उगता हुआ देख लेगा, उसका रीजन है. देखो क्या रीजन है, सन का जो लाइट है, देखो कैसे लाइट फ्लो करेगा, मतलब प्रोपगेट करेगा. देखो ध्यान देना इस पे, जो लाइट है सन का वो यहाँ हॉरिजॉन पे फॉल कर रहा है. अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर पे है तो ये लाइट ऐसे फॉल किया, अब ये नॉर्मल हो गया, अब यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया.
फिर नॉर्मल, फिर रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। कायदे से लाइट ऐसे जाना चाहिए था ऊपर, तो इसको नहीं दिखना चाहिए था सन, ठीक है। लेकिन आपको देखो कि ये लाइट ना हल्का सा बेंड करेगा, फिर ये आएगा, फिर हल्का सा बेंड करेगा, फिर हल्का सा बेंड करेगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये लाइट जो है ना, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर पर टकरा रहा है, इट स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और जो अब इसका जो सन का जो इमेज दिखेगा उसको कुछ ऐसा दिखेगा। सन का इमेज जो है वो आपको ये ऐसे स्ट्रेट, ऐसे, वो तो लाइट ऐसे फॉल कर रहा है ना, ये ऐसे यहां दिखेगा, इसका ये इमेज दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली उसको थोड़ी पता कि लाइट बेंड करके आया है, ये ऐसे दिखे, ये एक्चुअली यहां है, लेकिन इसका इमेज जो बन रहा है यहां बन रहा है। ये लाइट यहां से जा रहा है, और चूंकि ये लाइट बेंड कर रहा है, तो ये सन को उस समय भी देख पा रहा है जब वो हॉरिजॉन के नीचे है, तब भी वो सन को देख पा रहा है। तो हॉरिजॉन के नीचे एक्चुअली तब भी वो देख पा रहा है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन के नीचे रहते हुए ही लाइट बेंड करते करते इसके आंख तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब बात समझिए, चपटा क्यों दिखता है? चपटा क्यों दिखता है, उसका रीजन समझो क्या है। देखो, एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कोई बीकर है, कोई बीकर है, ठीक है, और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। अब मान लो अंदर आप है, या कोई मछली है, या कोई देख रहा है अंदर से आदमी, ठीक है, अंदर से कोई आदमी देख रहा है, सिंपल समझिए पहले। और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कॉइन है सपोज करो। अब कॉइन कैसे दिखेगा? कॉइन आपको यहां से लाइट आएगा, फिर ये ऐसे बेंड करेगा, ये आपका थीटा आई हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा आर हो जाएगा, ठीक है। अब जो बंदे को दिखेगा वो कैसे दिखेगा? थोड़ा सा और बड़ा बनाए बीकर, थोड़ा छोटा होता है, ऐसे देखो, ये पानी भरा हुआ, इसको समझो तो वो भी समझ जाओगे ओवल से। ये आंख है किसी आदमी का, आदमी नीचे है, जो भी है, मतलब मछली है, कोई आदमी जैसे जो ऑब्जर्व कर पाए, और एक कॉइन है, ठीक है। आंख थोड़ा सा और इधर कर देते हैं तो थोड़ा जगह मिलेगा हमको। आंख मान लो यहाँ पे सपोज करो, और एक कॉइन है, और कॉइन को देखना चाह रहा है, तो कैसे दिखेगा? ये लाइट आएगा, पहले तो यहाँ से आएगा, ड्रॉप करेगा ऐसे, ठीक, और फिर ये इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, जो लेस रिफ्रैक्टिवनेस से मोर रिफ्रैक्टिवनेस में आ रहा है, तो ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको दिखेगा, लेकिन इसको पोजीशन क्या दिखेगा? इसको पोजीशन ऐसे दिखेगा ना, ये कॉइन यहाँ दिखेगा उसको। एक्चुअली ये तो सीधा ही देखेगा ना जी कॉइन को, लाइट एक्चुअली बेंड कर रहा है, लेकिन एक तरह से इमेज बन गया ना लाइट का यहाँ पे, सॉरी इस कॉइन का इमेज यहाँ, ये तो कॉइन को सीधा ऐसे दिखेगा कि इस जगह दिख रहा है, इसको एक्चुअल पोजीशन यहाँ नहीं दिखेगा। कॉइन यहाँ है, लेकिन ये बंदे को यहाँ दिखेगा डिस्प्लेस्ड। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाउ मच इज दिस डिस्प्लेसमेंट एंड टू व्हाट इट डिपेंड्स ऑन? देखो, टू व्हाट इट डिपेंड्स ऑन, ये आपका थीटा आर है और ये आपका थीटा आई है, ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डी से मान लो डिनोट करता है। ये एंगल कितना हो जाएगा? व्हाट विल दिस एंगल? दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज योर theta r, this is your theta I, ठीक है। So what will be this deviation, angle of deviation? Angle of deviation will be how much? Angle of deviation कितना होगा? ये आपका theta I है, ये आपका सीधा जा नहीं रहा, ये सीधा जा गया ना, ये आपका ऐसे। तो what will be the angle of deviation? What will be this angle? ये आपका पूरा theta I हो गया, और ये ऐसे जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका theta r हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया ना, दिस एंड दिस, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, ये थीटा आर हो गया, और ये पूरा थीटा आई है, ये थीटा आर हो गया और ये पूरा थीटा आई है, तो ये डेविएशन एंगल कितना बनेगा? दिस विल बी थीटा आई माइनस थीटा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो जी? ऐसे, और ये आपने प्रोड्यूस कर दिया, तो ये आपको पूरा थीटा आई है, ठीक, ये आपका थीटा आर हो गया, ये भी थीटा आर हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बनेगा? डेल्टा विल बी इक्वल टू थीटा आई माइनस थीटा आर, ठीक। एंड
this angle is theta I minus theta r. And what will be this displacement? This displacement will be equal to this dimension, this distance, which is say x. So the displacement d, जो coin का actual position और जो apparent position है उसमें displacement होगा, that will be x, this is x into this angle. This angle is theta I minus theta r. And you have the relation between theta and theta. If theta is very small, in that case you have what? 1 into theta I equals to n into theta r, yeah, mu into theta I. If theta are very small, the stress that goes like this. So theta r is basically theta I upon mu. Assuming the angle to be small, I'll just give you the idea. So this is theta I minus theta I upon mu. So what you have is x 1 minus 1 upon mu into theta I. That means जो displacement है, actual position और apparent position, उनके बीच का जो displacement है, जो दूरी है, वो angle of incidence पर depend कर रहा है. The higher the angle of incidence, higher will be the displacement. मतलब ये जो coin का जो actual position है, जो apparent position है, उनके बीच का दूरी जो है, वो angle of incidence पे depend कर रहा है. Angle of incidence पे depend कर रहा है, जो horizontal displacement है, ठीक? जो horizontal displacement है. कुछ ऐसा ही चीज यहां भी देखने को मिलेगा आपको. जैसे लाइट टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन से देखें, तो अगर टॉप पोर्शन से लाइट देखोगे तो टॉप पोर्शन से लाइट मान लो ऐसे आया, तो अब ये नॉर्मल है, ठीक है. और बॉटम पोर्शन से जो लाइट जो इस बंदे को जाएगा, ठीक है, ये एंगल ही है. अब ये एंगल और ये एंगल फर्क होगा, ठीक है. मतलब ये देखो, ये नॉर्मल है, ये मान लो पैरेलल भी है सपोज करो, तो चूंकि ये अलग अलग पॉइंट पे फॉल करेगा, और ये जो रेडियल डायरेक्शन आपका है, जैसे ये अर्थ जो ये सो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का मान लो बाउंड्री स्फेरिकल है सपोज करो, एटमॉस्फेयर का बाउंड्री जो है स्फेरिकल है, तो ये आपका मान लो ये रेडियल डायरेक्शन यहाँ पे है, तो ये रेडियल डायरेक्शन जो यहाँ पे होगा वो कुछ मतलब ये ऊपर है, आया हल्का से नीचे, तो रेडियल डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा ना. जैसे एक यहाँ दिखाते हैं आपको, जैसे ये कोई आपका स्फेयर है, ठीक है. अब हमारा यहाँ पे सन है, ठीक है. अब ये ऐसे और ऐसे फॉल कर रहा है. अब रेडियल डायरेक्शन अगर हम ड्रा करें, नॉर्मल तो रेडियल डायरेक्शन में होता है ना, नॉर्मल इज इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन ये हो जाएगा, और यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा. तो ये एंगल आपका थोड़ा अधिक होगा, और यहाँ पे थीटा आई, ये फर्क आएगा दोनों में. ये थीटा आई और थीटा आई डैश दे विल बी डिफरेंट. ये पैरेलल लाइन फॉल कर रहा है, लेकिन स्फीयर के अलग अलग पॉइंट पे फॉल कर रहा है, तो ये और इसमें फर्क आएगा. जब इसमें और इसमें फर्क आएगा, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ से जो अपर पार्ट ऑफ द सन है, जो सन का ऊपरी हिस्सा है, वो जो डिस्प्लेस करेगा इमेज में, जो ऊपरी हिस्सा है और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऊपरी हिस्सा है, जो ये इमेज सन का और ये एक्चुअल सन है, ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस, उसमें फर्क आ जाएगा. मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द apparent position of the top part of the sun and top part of the actual sun. मतलब एक्चुअल जो सन है उसका टॉप पार्ट, और जो apparent सन है उसका टॉप पार्ट का डिस्टेंस, और जो लोअर पोर्शन जो एक्चुअल सन का है, जो apparent सन का है, उसका इसमें फर्क आएगा. क्यों फर्क आ जाएगा? क्योंकि ये एंगल से फर्क आ जाएगा. तो इसमें जब फर्क आ जाएगा तो सन का साइज जो है सिकुड़ेगा, सन का साइज कम हो जाएगा ना. मतलब आप अगर बराबर बराबर रहता तो ये बिल्कुल गोल यहाँ दिखता है आपको. समझ में आ रहा है? यही दिन में ऐसा नहीं होता. दिन में सन आपका ऊपर होता है, तो आपको ऑलमोस्ट मतलब नॉर्मल फॉल करता है. नॉर्मली फॉल करेगा तो थीटा आई विल बी जीरो फॉर बोथ पार्ट, ऊपर का लिए भी और नीचे के लिए भी जीरो ही रहेगा, ठीक है. नॉर्मली फॉल का रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है ना फिर सनलाइट, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसके रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है, तो थीटा आई इज जीरो फॉर टॉप बॉटम एवरीथिंग, सो इट बिकम्स राउंड. देखिए यही मॉर्निंग में ओवल हो जाएगा आपको, ठीक है. थोड़ा दिमाग लगाना आप भी, ठीक है. तो जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इमेज का वो थीटा आई पे डिपेंड करता है, एंड थीटा आई फॉर द रेज कमिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम इज डिफरेंट, बिकॉज ये एक स्फेरिकल लेयर पे फॉल कर रहा है, और स्फेरिकल लेयर का जो नॉर्मल होगा रेडियल,
यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन और यहाँ पे अलग अलग होगा, लेकिन जबकि ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, लेकिन जो रेडियल डायरेक्शन होगा यहाँ पे और यहाँ पे जो रेडियल डायरेक्शन होगा उससे जो एंगल बनाएगा दोनों पैरेलल लाइन, जो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो एंगल और ये एंगल जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, apparent position of the top and actual position of the top and apparent position of the bottom and actual position of bottom, that will be different. So जो साइज बनेगा वो थोड़ा सा चिपटा टाइप का बनेगा, ठीक है, इसलिए ओवल दिखेगा आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा, होपफुली, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, सो आई थिंक वी हैव डन फॉर टुडे 1 to 10, कल करेंगे 11 से 30 या 20 जो भी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं, थैंक यू नहीं, विल कम लेटर। ओके, अब जो है लेवल 2 में आ गए हम लोग। 11 to 30 जो है अब MCQ लेवल 2 है, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 4 में से एक ही सही रहेगा, लेकिन 1 to 10 था लेवल 1 मार्कर, और 11 to 30 2 मार्कर है, ठीक है। तो देखिए फूरियर सीरीज पे क्वेश्चन, आप ध्यान दो कि हर साल फूरियर सीरीज पे एक क्वेश्चन आता ही है। सॉरी, हर साल फूरियर सीरीज पे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन हो ही जाना है, ठीक है। देखो फूरियर सीरीज का क्वेश्चन है, फूरियर सीरीज का फार्मूला पहले हम लिख देते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा इससे। अगर कोई भी फंक्शन को आप फूरियर सीरीज में एक्सपैंड करते हैं तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, n equal to 0 to infinity an cos nx, और here you have n equal to 0 to infinity sin nx and cos nx. They are harmonic function where the coefficient an is given by 2 upon time period. तो टाइम पीरियड यहाँ 2 पाई है, 2 upon 2 पाई is 1 upon pi, 1 upon pi minus pi to plus pi fx। देखो मैंने a0/2 लिख दिया है, तो यही फार्मूला इसमें भी काम कर जाएगा, ठीक है। अलग से कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। n को 0 करेंगे तो cos nx जो है 1 हो जाएगा, and a0 will be 1 upon pi minus pi to plus pi fx dx, क्योंकि हमने a0/2 लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि a0/2 लिख दिया है तो यही फार्मूला काम कर जाएगा। अब bn क्या है जी? bn is 1 upon pi minus pi to plus pi fx sin n, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या पूछा है तुमसे? The Fourier coefficient of first and the ratio of Fourier coefficient of first and third harmonic। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन है fx is 0 from minus pi to 0 and 1 from 0 to pi। तो an का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो माइनस पाई से 0 में तो फंक्शन ही 0 है, वैनिश कर रहा है, और 0 to pi में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon pi 0 to pi, क्योंकि माइनस पाई टू 0 तो इंटीग्रेंड ही खत्म हो जाएगा ना। fx मल्टीप्लाई टू एनीथिंग, fx इज 0, सो होल इंटीग्रेंड वैनिसेस, ठीक है। तो 0 to pi cos nx dx। थोड़ा खांसी है भाई, तो यू हैव टू बियर विथ मी, है ना, खांसते रहेंगे थोड़ा, बट आपका एग्जाम नज़दीक है तो ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। और प्लान तो देखो बड़ा एम्बिशियस है कि जैम मैथ्स का भी थोड़ा सा करना था सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब मैथ्स पे इस दोनों ही हम इक्वली कंफर्टेबल हैं, ठीक है। इसको देखो क्या आ जाएगा, बट देखो हो पाता है कि नहीं। कोशिश तो रहा है कि जैम फिजिक्स ख़त्म करके थोड़ा मैथ्स का भी 2-2 हाथ किया जाए, ठीक है। ठीक है जी, ये 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रल साइन nx होगा। इसका इंटीग्रल साइन nx हो जाएगा,
और लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1/n पाई। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा वीडियो सब लोग देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। करते रहेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन हाई रहेगा, है ना। ऐसे भी मोटिवेशन हाई है, बट ऐसा लगता है कि इसे पढ़ा रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं तो लगता है कि इससे मतलब कुछ फ्रूटफुल वर्क हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये बातचीत में देखो क्या से क्या आदमी लिख देता है। देखो ये क्या हो जाएगा 1/n पाई, और ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब n वाला पार्ट वैनिश कर जाएगा। ठीक है, n जो है दैट विल बी 0 इंक्लूडिंग a0, इंक्लूडिंग a0। ठीक है, bn वाला रहेगा। देखो bn वाला करते हैं, ये तो वैनिश कर गया जी सारा शुरू का। ठीक है, देखो थोड़ा ब्लैक पेन ले लिया जाए। ये क्या हो जाएगा, देखो दिस इज 1/n पाई, और ब्रैकेट में हो जाएगा cos n पाई 0 to पाई, cos nx, cos nx, cos nx 0 to पाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया एक तरह से, ये एक तरह से बन गया तुम्हारा 1/n पाई 1 minus cos n pi, and this thing will be what 0 when n is even. This is 0 when n is even। अच्छे से लिखते हैं, यहां चलते ऊपर। दिस bn is 0 when n is even, क्योंकि n अगर इवन होगा तो ये 1 आ जाएगा ना, cos n pi will be 1 if n is even। so cos 2 pi is 1, cos 0 is 1, cos 4 pi is 1, cos 6 pi is 1। ठीक है, so when n is even can be written like this, z is integer and 2 multiplied to integer will be even numbers, right? And yeah, or let's say even, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा if n is even, and this is equal to what if n is odd, like cos pi, cos 3 pi, cos 5 pi, there will be -1, there will be -1, so -1 minus will be +1, so it will be 2/n pi if n is odd, is it not? N is odd, so your fx, if I expand it like this, so it will be like ये सब तो 0 ही हो गया है, तो पहला और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक, तो एक तरह से ये इस टाइप का हो जाएगा ना, इंटीग्रल ऑफ 2/n is odd, means n is something of this kind, 2m minus 1 pi, right? N is odd, and n start from 0 so 0 is even, so n will start from 1 basically. So if I want n to be starting from 1, then n equal to 1 correspond to m equal to 1, right? So m goes from 1 to infinity। अगर 8 to m plus 1 लिख देते हैं तो m का लिमिट होता है 0 to infinity। ठीक है, कि पहला नंबर हमको n equal to 1 लाना है, तो n equal to 1 लाने के लिए m equal to 1 पे n equal to 1 आ जाएगा, 1 3 5 7, तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो 1 3 5 7 जनरेट होता जाएगा। ठीक है, एंड साइन nx,
ठीक है. So what do you want? You want ratio of third and first, right? ये अगर इसको हम AM बोलते हैं, if I call this AM, so you need what? A3 by A1, right? Ratio of first and third, sorry. First and third. So yeah, you want A1 by A3, right? A1 by A3. So if I put 3, it is 3 दूनी 6 और में से 1 गया 5 और A1 is 1, right? So it is 5. Ratio of first and third. M equal to 1 will give you 1. First and third harmonic. I think not first and third term, it's first third harmonic. So it mean to ask you कि जो sin x और sin 3x का ये पूछ रहा है एक्चुअली. थोड़ा हम गलत इंटरप्रेट किया क्वेश्चन को. फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक इज sin x, थर्ड हार्मोनिक इज sin 3x, राइट? तो आई थिंक दिस विल बी बेसिकली third harmonic will be A2 and first harmonic will be A1, or it is A1 by A2, so it is basically 3 basically. ठीक है. C will be the correct answer. C सही आंसर आ जाएगा. ठीक है. C will be the correct answer. समझ में आ रहा है जी? थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म नहीं है, इट इज थर्ड एंड फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक इज sin x, थर्ड हार्मोनिक इज sin, सेकंड हार्मोनिक इज sin 2x, थर्ड इज sin 3x. sin 2x तो कोएफिशिएंट 0 ही है. sin 3x का कोएफिशिएंट आपका इट विल बी 2/3 पाई और उसका हो जाएगा 2/पाई. सो 2/3 पाई, 2/पाई अपॉन 2/3 पाई विल बी 3. ठीक है. ओके, गुड गुड. आगे चलें. ठीक है, बढ़िया बात है. ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. टू डेमोन्स्ट्रेट बर्नौली प्रिंसिपल एन इंस्ट्रक्टर अरेंजेस 2 सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ रेडियाई बी ईच. ठीक, 2 सर्कुलर प्लेट है, मतलब ये प्लेट कुछ ऐसा है. देखो एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, और इनका बीच का जो गैप है ना डी है, गैप डी है. ठीक, और इस बड़े वाले प्लेट में एक होल ऐसे हो रखा है, मतलब ये यहाँ पे इसमें ऐसे होल हो रखा है, इसमें से पानी आ रहा है. पानी है ना. हाँ, द अपर प्लेट है जो होल ऑफ रेडियस ए रेडियस का होल है यहाँ पे. ठीक, इन द मिडिल में ऑन ब्लोइंग एयर ब्लो कर रहा है, ऊपर से एयर ब्लो कर रहा है ऐसे. ठीक है, और एयर फैलेगा ऐसे चारों तरफ. समझो, एयर ऐसे ब्लो किया ऊपर से तो पूरा डिस्क के चारों तरफ फैलेगा ना ऐसे, रेडियल है. जैसे आपने यहां से एयर ब्लो किया तो एयर ऐसे फैलेगा ना. मतलब अगर इधर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, एयर जो ब्लो करता हुआ दिखेगा ऐसा. बीच से आया चाह तो वैसे फैल रहा है. ठीक है, मतलब सिलिंड्रिकल टाइप का वेव फ्रंट होगा, सिलिंड्रिकल टाइप का वेव फ्रंट होगा. ठीक है, ऐसा आया चाह तो फैला, मतलब इस टाइप से ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, चाह तो फैला, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट टाइप का चीज होगा. ठीक है, मतलब इट विल बी काइंड ऑफ सिलिंड्रिकल. द लोकस ऑफ ऑल द फ्लूइड which started at the same point of time over here will be a cylinder. ठीक है, सिलिंड्रिकली चारों तरफ लिक्विड चूंकि फैल रहा है. यहाँ पे तो 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम मतलब इस टाइप से फैलेगा. यहाँ से ओरिफिस से घुसा और चारों तरफ से फैलना चालू किया. ठीक है, और वो जो फ्लूइड का थिकनेस रहेगा वो ऑफकोर्स D के बराबर रहेगा. ठीक, अपर प्लेट है होल ऑफ रेडियस ए ऑन ब्लोइंग ए विथ स्पीड ऑफ V0 स्पीड से हम लोग ब्लो कर रहे हैं एयर को. ठीक,
ए रेडियस ओपनिंग का, ठीक है, उसमें वी नॉट वेलोसिटी से हम लोग ब्लो कर रहे हैं एयर को। अच्छा तो ठीक है, ये भी बता दिया है, नहीं बताता तब भी हमको पता ही था कि पाई ए स्क्वायर इंटू वी नॉट, एक सेकंड में कितना एयर ट्रेवल करेगा, वी नॉट डिस्टेंस। तो एक सेकंड में कितना एयर गया, तो एक सेकंड में वी नॉट डिस्टेंस ट्रेवल करता है एयर, तो उतना ही एयर एक सेकंड में घुस रहा है ना, समझ रहे बात। एक सेकंड में वी नॉट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, तो पाई ए स्क्वायर इंटू वी नॉट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंटरिंग इनटू दिस रीजन पर सेकंड। फ्लो रेट यही होता है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड इज फ्लो रेट। इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, इट इज सीन दैट द लोअर प्लेट डज नॉट फॉल। अच्छा बढ़िया बात है, क्यों नहीं फॉल करता बताओ, क्यों नहीं फॉल करता है, व्हाई द लोअर प्लेट डज नॉट फॉल, अभी बताते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो, द अपवर्ड फोर्स ऑन द लोअर प्लेट इज वेल अप्रोक्सीमेटेड बाय द फार्मूला। ठीक है, मास देता तो mg ही बोल देते हैं, है ना, फॉल नहीं कर रहा है और ऊपर जाके चिपक भी नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है तो mg होगा, लेकिन नहीं दिया है तो चलो इसको निकालते हैं। पहले देखो क्यों नहीं फॉल कर रहा, समझो बात को, क्यों प्लेट क्यों नहीं फॉल कर रहा है। ये प्लेट तो चलो होल्ड कर रखा हुआ है, ये प्लेट तो फ्री है फॉल करने के लिए, क्यों नहीं फॉल कर रहा है। देखिए क्यों नहीं फॉल कर रहा, समझो बात को। दो पॉइंट ले लिया हमने, ए और बी, और ए और बी पे बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं अगर हम लोग, ठीक है, ए और बी पे बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो ए पे मान लो प्रेशर इज से पी, से पी, P1 PA sorry, and the velocity is say v। बाहर भी एयर होगा, बट आई एज्यूम कि एयर इज नॉट ब्लोइंग आउटसाइड, ठीक है, एयर इज नॉट ब्लोइंग आउटसाइड, तो बाहर में प्रेशर क्या होगा, PATM। एयर इज नॉट ब्लोइंग आउटसाइड, एज्यूमिंग कि बाहर में एयर कोई ब्लो नहीं कर रहा है, तो यू हैव व्हाट, PATM minus P equals to half rho V square. That means what? The pressure at point A, this is positive, pressure at point A is less than PATM। यहाँ पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है। यहाँ पे अगर PATM बोलते हैं तो अंदर का प्रेशर कम है। डिफरेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर अगर ये प्लेट P है और प्लेट Q है, तो जो लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट के नीचे प्रेशर हाई है, ऊपर प्रेशर कम है, तो ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर, दैट डिफरेंस ऑफ प्रेशर विल रिजल्ट इनटू ए काइंड ऑफ फोर्स, दैट डिफरेंस ऑफ प्रेशर विल रिजल्ट इनटू ए काइंड ऑफ फोर्स। देखो जैसे बहुत तूफान होता है तो कैसे छत उड़ जाता है, जो फूस का जो हट होता है, झोपड़ी वगैरह का छत क्यों उड़ जाता है, या करकट का ऊपर अगर छत पे हम लोग बनाते हैं जो एस्बेस्टस का सीट रहता है तो कई बार उड़ जाता है, उसको अच्छे से सीमेंटेड चारों से करना होता है। क्यों उड़ता है, वो इसलिए उड़ता है क्योंकि जब आंधी चलेगा तो छत के ऊपर आपका जो है हाफ रो वी स्क्वायर हाई रहेगा। छत के ऊपर अगर ये मान लो छत के ऊपर है और छत के नीचे है, तो छत के नीचे तो PATM है, छत के नीचे तो भाई अंदर तो तूफान है नहीं, तूफान तो बाहर है, तो यहाँ पे हाफ रो वी इसका जीरो ले लिए, और यहाँ पे हाफ रो वी इसका हाई है, तूफान रहेगा तो V इज वेरी हाई, दैट मीन्स दिस आउटसाइड above the hut, above the roof, the pressure will be very low compared to the pressure inside. So there is a net force acting on the roof in upward direction, and due to which the roof blows away. I hope you understand. Very common phenomena. This is a very common phenomena. Heater बंद कर देते हैं यार, गर्मी टाइप का हो गया। ओके ठीक है, एक्चुअली हीटर जो है ना एयर को ड्राई कर देता है, छोटा रूम में कभी भी हीटर नॉट वेरी सक्सेसफुल है, नॉट वेरी एडवाइजेबल ऑल्सो। ठंडा का दिन है लेकिन कभी भी हीटर जला के मत सोइए, इट किल्स द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड, अगर आप एयर को ड्राई कर देगा काफ़ी, ठीक है। ओके सॉरी, आई हैव टू कीप ऑन सेइंग सॉरी इन दिस लेक्चर। ओके देखो समझ गए ये क्या, वाई द प्लेट इज नॉट फॉलिंग,
अब लेट्स गो टू मैथमेटिक्स. यहाँ पे एक चीज है कि the fluid is flowing like this, the air is blowing like this, right? The velocity of air will keep on changing. क्यों ऐसा होता है? देखो क्यों होता है. देखो जैसे मान लो let's apply equation of continuity. Suppose you have this kind of wavefront, means air is blowing. फिर थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं. The air going like this, and suppose air is going रेडियल है ना, ये रेडियल. मान लो r डिस्टेंस की बात करें हम, लेट्स से दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r. सो एट r डिस्टेंस what's the amount of air blowing per second? The amount of air blowing per second would be the area 2 pi rh 2 pi r d into velocity at this point, velocity at the r distance, and that should be equal to the amount of air which is going in per second. That's equation continuity. The amount of air going in per second would be the amount of air blowing at this point per second. Rho into a into v करते हो ना, this is your area. Rho is keeping constant. So area is the velocity. So area into velocity is the amount of volume of fluid which is flowing per second. If I multiply rho, it is mass of fluid flowing per second, and that is equal to what? That is the amount of air which is entering per second, because air is neither getting created nor getting destroyed. That is law of conservation of mass. I can multiply rho also, then that will become law of conservation of mass, and that is same as saying the equation of continuity. Okay? So here we are the position, the velocity of air at r distance from the center would be pi will cancel out. So this is a square v naught, and it is 2 dr. So you see the velocity is function of distance from the center. So if I apply Bernoulli's at say r distance, then here it is say p what should I say, p1, and outside say it is p2, and if I apply Bernoulli's, then it is p1 plus half rho v square equals to p2, and p2 is nothing but atmospheric pressure. So the pressure difference in the pressure, p2 minus p1. Of course pressure outside is more than pressure inside, so that leads to a kind of force acting due to difference of pressure. So it's half rho v square, let's call it delta p, right? And you know v is a function of r, so this is if I put this half, v is v square करना ना, so a4 v naught square 4 t square r square. This is rho a4 v naught square 8d square. That is delta p, right? और अगर हमें निकालना है कि फोर्स कितना लग रहा है इस प्लेट के ऊपर, तो इस प्लेट पे हम लोग को एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो p जो है डेल्टा p जो है r का फंक्शन है, और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया. तो अब प्रेशर तो हर पोजीशन पे अलग अलग प्रेशर डिफरेंस है ना, तो हमें पहले एक एलिमेंट लेना पड़ेगा. क्योंकि प्रेशर का वैल्यू हर पॉइंट पे अलग है, तो कौन सा एरिया गुना कर दोगे? तो आप चूंकि r का फंक्शन है, तो एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा नीचे वाले डिस्क का जहाँ पे इसको हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें. ठीक है, मतलब लोअर नीचे वाला डिस्क है, नीचे वाला डिस्क के हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस अलग अलग है. तो प्रेशर इनटू एरिया करेंगे तो फोर्स क्या आता है, अगर इसको फार्मूला के टर्म्स लिखा है तो पी डी एस, and S is the surface over which we have to integrate it, pressure reacting.
तो अब P इज अ फंक्शन ऑफ R, तो एरिया एलिमेंट ds कैसा होगा, ds ऐसा हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा जहां पे प्रेशर को हम कांस्टेंट ट्रीट कर सकें। ये एक अंडरलाइंग अजम्पशन है इंटीग्रेशन का। f डॉट dr या f dx लेते हैं तो बीटेक dx टू बी सो स्मॉल दैट f कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन का दो अंडरलाइंग अजम्पशन है, पहला कि वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट कर सके डोमेन का, मतलब एक के बाद एक रखें तो पूरा डोमेन कंस्ट्रक्ट हो जाए, और दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जहां हम इंटीग्रल को कांस्टेंट कर सके। सॉरी, तो यहाँ पे प्रेशर जो है हमारा r का फंक्शन है, we'll take element of this lower disk in such a way where this pressure can be treated as constant, where this pressure can be treated as constant, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग एक एलिमेंट ले लिया जाए, let's take an element in the form of ring of radius r and thickness dr, ring of radius r, थोड़ा सा और बढ़िया पिक्चर बन सकता है, ठीक है, बना लीजिएगा। So your df is pds and pressure is rho a4 v naught square 8 d square r square, and ds is what, 2 pi r dr, we know this, नहीं जानते हैं तो कमेंट में डालिएगा, बता देंगे कैसे आता है। सो दिस इज 2 चौके 8 या जगह रो ए स्क्वेयर, सॉरी डी आर, हाँ आर आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, और ये आ जाएगा रो पाई ए फोर वी नॉट स्क्वायर रो ए फोर पाई ए स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, 4 डी स्क्वायर एंड डी आर अपॉन आर। पूरा अगर निकालना है, चूंकि कोई वेक्टर तो है नहीं, स्केलर है, तो चलो ठीक, मिटाओ। तो ये आपका पूरा हमें लोअर प्लेट के ऊपर निकालना है, तो एलिमेंट में आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, पहला एलिमेंट नियर टू आर इक्वल टू 0 लेंगे, लास्ट एलिमेंट एट पेरीफेरी लेंगे, तो पेरीफेरी का रेडियस क्या बी है, तो 0 नहीं, 0 नहीं, 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा ना, यहाँ से ले लेंगे ना, ब्लो तो इधर से ऐसे कर रहा है, तो यहाँ से लेंगे ए टू बी बताओ जी, मतलब रेडियली ब्लो तो ए से स्टार्ट करना शुरू किया ना। सो दिस इज रो पाई ए फोर वी नॉट स्क्वेयर, देख लेना कहीं कोई टर्म छूट उठ गया होगा तो आंसर मैच कर लेते हैं। रो पाई वी नॉट स्क्वेयर ए फोर 4d स्क्वेयर लॉग बी बाई ए, ये आ रहा, ठीक है, ए आंसर आ रहा भाई, ए आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक चलेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ये ऑब्जेक्टिव का एक सब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन हो गया ना एक तरह से। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स ओबेइंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स बोल्स आइंस्टाइन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ईच ऑफ विच हैज एनर्जी 0 और E, मतलब दो एनर्जी लेवल है 0 और E, ठीक है। द सिस्टम इज इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद रिजर्वायर मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ठीक। If K denote Boltzmann constant, which are the following statement regarding the total energy U and capacity C is correct? U और C निकालना है, दो एनर्जी लेवल है, 2 लेवल सिस्टम है आपका, ये E इक्वल टू 0 है और ये E इक्वल टू E है, ठीक है। मतलब इन जनरल जो हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो ये इट सेज कि इफ यू हैव एन जे
the amount of number of particles in jth level is given by total number of particles in the system n upon z and e to the power minus beta ej, where beta is half 1 by 2 kt and z is partition function. J is partition function, e to the power, right, summed over all the energy level. Z is the partition function, right? And this is Maxwell-Boltzmann. This is the number of particle in the number of particle in jth level is this. अगर इसको जोड़ोगे ना n1 n2 n3 n तक इसको जोड़ोगे, if I do this sum of particles in different energy level, so add to n, देख सकते हैं हो भी रहा है. अगर सम करोगे तो ये ऐसे आ भी जाएगा ना, n अपॉन z सिग्मा e to the power minus beta ej summed over jth. So this is partition function again, and this is also partition function, so you will have n. तो ये आप याद रखना, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है ये, ठीक है. आपको क्या निकालना, आपको यू निकालना है ना. सो अब आपको इन जनरल बता, देखो हम करने के लिए तो फटाक से क्वेश्चन हम लिख देंगे, हो जाएगा, है ना. अभी ताली बजा देंगे लगेंगे, लेकिन हमको आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा रहा है ना. पर्पस ये है, डुअल पर्पस है, सवाल भी करवाना है, थोड़ा रिवाइज भी करवाना है आपको. एग्जाम टाइम में कर रहे हैं चूंकि हम लोग. तो टोटल एनर्जी क्या होगा, एन जे ई जे. Ej is the jth energy, the energy associated with the jth level, and Nj is number of particles in jth level. ठीक है. So if I multiply this will be what? Summation n upon z Ej, is it not? So n upon z will come outside. So this will be what? Ej this. Okay, good. Now what is this? If I take dz by d beta, फार्मूला एक तरह से जब जो डिराइव करके फाइनल लाएंगे ना उसको याद कर लेना, ठीक है. If I take dz by d beta, this will be minus of is it not? बीटा से डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा, और दिस विल बी माइनस n बाई z dz by d बीटा. नहीं, और दिस विल बी माइनस n, और लेट्स पुट इट हियर. U will be minus n d by d beta of log z, where z is a partition function. Where z is a partition function. ये आप याद कर लो तो बढ़िया है, इन जनरल ट्रू है. ऐसा तो देखो बिना ये सब का भी बहुत इजीली हम सवाल कर सकते हैं, बट दो एनर्जी लेवल, कभी 3 कभी 4 कभी और भी हो सकता है ना. तो इन जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है. इन जनरल आपको फार्मूला पता होना चाहिए. अब यहाँ तो चलो सिंपल है, 2 एनर्जी लेवल वाला है. यो E1 इज E0 एंड E2 इज E. तो यहाँ पार्टीशन फंक्शन क्या बन जाएगा, पार्टीशन फंक्शन में सिंपली ये पार्टीशन फंक्शन है ना. तो E1 तो आपका 0 हो गया, तो 1 हो गया. अब दूसरा के लिए E2 क्या है, E है. ये हो गया पार्टीशन फंक्शन तुम्हारा, ठीक. अब हमारा U क्या है, U इज था पहले वाला फॉर्मेट में लिख देते हैं. तो dz by d बीटा करोगे तो क्या आएगा बताओ. If I take dz by d beta,
then this will be what? Minus beta this, or this will be n by z is 1, and here we have minus beta this, or this can be written as simply n beta so this is n beta, beta is 1 by kt, beta is कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, it's not, is minus e, sorry, this is e basically, right? E, it's e, ne, ne, yeah, ne, yes, ne. This is your u. This is u. ठीक है? This is u. c भी निकालना पड़ेगा कि ये u तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो c भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को. c is what? du by dt. Right? So this will be ne minus sine whole square and e to the power e by kt minus e by kt square. So this is ne square by kt square whole square. कौन सा मैच कर रहे हो? ये मैच कर रहा है. C is correct answer. C is correct answer. ठीक है? C is the correct answer. ओके, ये क्वेश्चन देखो 14th क्या बोल रहा है. रिलेटिविटी ये क्वेश्चन भी देखो हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब मार्क कर लीजिए टॉपिक. फूरियर सीरीज, रिलेटिविटी, ये सब. ठीक है, रिलेटिविटी तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. जो भी एग्जाम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को हो रहा है, सारे एग्जाम में रिलेटिविटी का क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. कंसिडर इनर्शियल फ्रेम एस डैश मूविंग एट स्पीड c by 2 अवे फ्रॉम द another inertial frame s. ठीक है, along the common x dash axis where c is the speed of light. As observed from s dash, the particle is moving with the speed c by 2 in y dash direction. ठीक, the speed of particle as seen from s is. देखो आपको एक जनरल तरीका बताते हैं. ठीक है, फॉरगेट दिस, सवाल भूल जाओ, जो हम बता रहे हैं पहले वो समझो. जिस फ्रेम में आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, हमेशा उस फ्रेम को एस फ्रेम लो. ठीक है, जिस फ्रेम में वेलोसिटी दिया हुआ है उसको आप एस फ्रेम लो. जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उसको एस डैश फ्रेम लो. पहले हम लिख देते हैं, पहले जो हमको लिखना है. Let S be a frame, this, and let S be a inertial frame. जो पहले लिख रहे हैं, अभी स्टार्टिंग से समझो कैसे इस तरह क्वेश्चन करा जाता है.
Let S be an inertial frame, and let us assume S dash as another inertial frame such that S dash is moving with respect to S with velocity v in x direction. Let S be an inertial frame. Let us consider an inertial frame S dash which is moving with respect to S with velocity v in positive x direction. Sorry, forget what I'm saying. Let us assume S a inertial frame. Let S dash be an inertial frame. Let S dash be an inertial frame which is moving with velocity vi cap with respect to S frame, where v is taken positive if S dash moves with respect to S towards right and v is taken negative if S dash moves with respect to S S dash moves with respect to S towards left. फिर से रिपीट करते हैं. We are considering two inertial frame S and S dash where S dash is moving with respect to S with velocity vi cap, where v is taken positive if S moves with respect to S dash towards right, and we take v as negative if S dash move with respect to S towards left. ठीक. Now जब भी सवाल है जिस फ्रेम में वेलोसिटी आपको दिया हुआ है उसको आप हमेशा एस फ्रेम लीजिए. जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उसको आप एस डैश फ्रेम लीजिए. ठीक है. जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है उसको आप एस फ्रेम लेंगे. एंड सपोज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम इज दिस. जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उसको आप एस डैश फ्रेम ले लोगे. ठीक है. फिर क्या करोगे, फिर देखोगे एस डैश एस के रेस्पेक्ट में राइट में मूव कर रहा है या लेफ्ट में मूव कर रहा है. अगर एस डैश एस के रेस्पेक्ट में राइट में मूव कर रहा है तो इस वी को पॉजिटिव लेना. अगर एस डैश एस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में मूव कर रहा है तो इस वी को नेगेटिव ले लेना. एंड देन द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कंपोनेंट एस डैश फ्रेम and S frame is given by this. Sorry. मतलब सॉरी फॉर मतलब खांसी करने के लिए गलती कुछ नहीं था. ये सब इतना बार हम लोग पढ़ा चुके हैं कि वेरी अनलाइकली टू कमिट मिस्टेक्स. ठीक. फिर से बोल रहे हैं वी आर कंसिडरिंग टू inertial frame S and S dash. ठीक है. such that S dash moves with respect to S with the velocity vi cap, where v is taken positive if S dash move with respect to S towards right, and we take v as negative if S dash moves with respect to S towards left. Then अब देखो सवाल में आपको किसी एक फ्रेम में वेलोसिटी दिया रहेगा और किसी दूसरे फ्रेम में वेलोसिटी पूछेगा. तो जिस फ्रेम में वेलोसिटी दिया रहेगा उसको आप एस फ्रेम लेना. जैसे यहां पे देखो क्या दे रखा है, इन फ्रेम एस डैश पार्टिकल मूविंग विद स्पीड c/2 इन y डैश डायरेक्शन. तो इसको एस ले लो. कन्वेंशन फॉलो करो थोड़ा सा. ठीक है. और आपको निकालना क्या है, आपको इस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है ना. द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम. तो ये जो एस फ्रेम है इसको एस डैश ले लो. ठीक है. मतलब अगर ऐसे कर लो ना, समझ रहे ना. मतलब आपको जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना है उसको एस डैश फ्रेम लो, और जिस ये उल्टा दिया हुआ तो आपको पलट लो. ठीक है. कंफ्यूजन मत रखना कुछ भी. ठीक है. तो क्या रखा है, कंसिडर inertial frame S dash moving with c/2 away from inertial frame S along with. अगर देखो to avoid confusion can I write this as S1 है, कंफ्यूजन दूर रख नहीं हो इसलिए हम S1 S2 ले रहे हैं. ठीक है. इसको सॉरी S डैश को S1 ले लिया है हमने. ठीक है. S1
और S को S2 ले लिया है, ठीक, इसको S2 ले लिया है, ठीक। Consider inertial frame S1 moving with velocity c by 2 away from another inertial frame S2 along a common x dash axis if c is the speed of light, ठीक है। the observed as observed from S1 the particle is moving, इसको हम S1 ले लिया है ना, S1, इसको हमने S2 ले लिया, ठीक। The particle moves with velocity c by 2 in y direction, तो जिस पे वेलोसिटी नोन है उसको हम s ले लेंगे, जिस पे वेलोसिटी निकालना है उसको s डैश ले लेंगे, ठीक है। अब s डैश के वेलोसिटी s के रिस्पेक्ट में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि s1 जो है s2 के रिस्पेक्ट में राइट में मूव कर रहा है, तो s2 को हमने s डैश लिया है, s1 को हमने s लिया है, ठीक है। जिसमें वेलोसिटी नोन है उसको s में ले लिया है, जिसमें वेलोसिटी निकालना है उसको s डैश में ले लिया है, ठीक है। अब देखो इन जनरल हम यही हमेशा आपको कहेंगे, एक ही चीज फॉलो करो, कभी गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। जिसमें वेलोसिटी नोन है उसको s ले लो, जिसमें वेलोसिटी निकालना है उसको s डैश ले लो। अब देखो s डैश का वेलोसिटी s के रिस्पेक्ट में क्या है, लेफ्ट, सो आई विल टेक v as what, minus c by 2, आई टेक v as minus c by 2, ठीक। अब क्या है तुम्हारा vx, s फ्रेम में vx क्या है, vx is 0, vy is c by 2, ठीक है, vz तो दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी को ट्रांसफॉर्म करना है तुमको इसमें s डैश फ्रेम में, vx डैश vy डैश निकालना, निकाल लो। vx तो आपका 0 है, अब v को माइनस सी बाई 2 लोगे क्योंकि s डैश जो है s के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है, 1 माइनस सी बाई 2, 0 अपॉन सी स्क्वायर, सो दिस इज c बाई 2, सिंपल, ठीक। vy डैश निकाल लो, vy डैश क्या है, vy is c by 2, 1 माइनस v is माइनस c by 2, सो 1 by 4 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 0, तो vx is 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये आ जाएगा √3 by 2, √3/4c, ठीक। सो यू गेट vx dash vy dash, so your v is what, v dash is vx dash square vy dash square, ठीक है। so this is 1/4 e by 16 c, all you get here √7/4c, yeah, √7/4c, ठीक है, ऐसा चल, सिंपल, सिंपल है, समझ में आ रहा। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टल का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट फेज का। सॉलिड स्टेट फेज से भी देखो एक क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, KCl हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl देखो FCCl स्ट्रक्चर होता है विद द 2 एटम बेसिस Na and Cl, ठीक है। one at 0 0 0 and other at 1/2 1/2 1/2, ठीक है। वो बेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, तो एटम का पोजीशन दे दिया है आपको, ठीक है। Assume that atomic form factor K plus and Cl minus are identical, हाँ ठीक है। देखो ये Z पे डिपेंड करता है, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर जो है वो Z पे डिपेंड करता है। NaCl में तो अलग अलग होगा, Na का जो Na प्लस हो गया एक तरह से कितना 11, एक लूज कर गया 10 के आसपास हो गया, Cl आपका 17 हो गया, गेन करेगा तो इक्विवेलेंटली 18 हम लोग काउंट करेंगे। बट KCl में देखो दोनों का एटॉमिक नंबर में ज़्यादा फर्क नहीं है, Na और Cl में तो एटॉमिक नंबर का बहुत फर्क है, ठीक है, लेकिन KCl में एटॉमिक नंबर का ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ऑलमोस्ट दोनों का एटॉमिक फॉर्म फैक्टर सेम रहता है, ठीक है। इन एन एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ KCl विच आर द फॉलोइंग HKl पीक इज ऑब्जर्व। इसमें देखो एक चीज समझो, चूंकि फॉर्म फैक्टर K प्लस और Cl माइनस का सेम है, आइडेंटिकल है, तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होगा तो एक्सरे इज नॉट गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन K प्लस एंड Cl माइनस, वो K प्लस और Cl माइनस के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो KCl होगा that will not be following X-ray diffraction of FCC, it will be following X-ray diffraction of SCC, simple cubic crystal, क्योंकि K और Cl का फॉर्म फैक्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
तो जो KCl है इट इज गोइंग टू ओबे द डिफ्रैक्शन लॉ फॉर simple cubic crystal and not FCC, unlike your NaCl. NaCl follow the diffraction law of FCC, ठीक है, उससे जो पीक ऑब्जर्व होता है तो FCC का HKL ऑब्जर्व होता है, लेकिन यहाँ पे KCl के केस में जो HKL पीक ऑब्जर्व होगा वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल वाला ऑब्जर्व होगा। वही नहीं, यही नहीं, बल्कि इसका जो लैटिस पैरामीटर होगा जो KCl विल फॉलो द डिफ्रैक्शन लॉ फॉर simple cubic crystal with the reduced reduced lattice parameter। जो lattice parameter जो ऑब्जर्व आएगा वो a/2 आएगा, पहले जैसे a था ना तो a/2 आएगा। तो HKL पीक जो ऑब्जर्व होगा, जैसे SCC में यूजुअली HKL पीक कैसा ऑब्जर्व होता है 100 इस टाइप का ऑब्जर्व होता है ना SCC में, मतलब 100 या फिर 110 या 111, लेकिन KCl में चूंकि आपका जो लैटिस पैरामीटर है वो a/2 हो जाएगा, तो ये आपका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मिले इंड से ट्वाइस आ जाएगा। जो ऑब्जर्व जो होगा आपका HKL पीक वो ये सब HKL पीक ऑब्जर्व होगा, समझ लो, इस टाइप का। ये सब ऑब्जर्व नहीं होगा। लैटिस पैरामीटर इक्विवेलेंटली लैटिस पैरामीटर बिकम्स हाफ इन दिस केस ऑफ KCl क्रिस्टल। जो एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन करेंगे तो एक्स्ट्रा इज नॉट गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन K+ एंड Cl-, सो इट विल बी फॉलोइंग जो आपका एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन है पीक ऑब्जर्व होगा, जो पाउडर मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो पीक ऑब्जर्व होगा SCC वाला पीक ऑब्जर्व होगा। HKL जो पीक ऑब्जर्व होगा SCC का ऑब्जर्व होगा, और SCC में भी उसका जो लैटिस पैरामीटर है वो हाफ हो जाएगा, तो ये सब 2 से गुना हो जाएगा। कोई रेसिप्रोकल करते हैं ना HKL निकालने के लिए, मिलेंड से निकालने के लिए, तो ये आपका सही है। D इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। D इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 200 ऑब्जर्व होगा, 200 ऑब्जर्व होगा, 100 110 111 ऑब्जर्व नहीं होगा, इसका ट्वाइस बल्कि ऑब्जर्व होगा, ठीक है। सो D आंसर आएगा, 15वां का D आंसर आएगा, ठीक है। ये देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A white dwarf star has volume V and contains n electrons, so that the density of electron is small n equals to n/V. Taking the volume of star to be 0 Kelvin, taking the volume of temperature of the star to be 0 Kelvin, taking the cold star है बिल्कुल, है ना, taking the temperature of star to be 0 Kelvin, the average energy per electron in the star is 3h cross square by 10m 3 pi square n 2/3। ये एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल N है, तो पूरे स्टार का एनर्जी कितना हो जाएगा, द टोटल सॉरी मतलब स्टार में जितने इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी विल बी हाउ मच, n by average energy which is this average energy of 1 electron, so this is equal to n upon 3h cross square 10m। अच्छा ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम, which will be given by n by v this, ठीक है। so the pressure will be how much, ये फार्मूला है भाई, याद रखिए आप लोग, इस प्रेशर का फार्मूला याद रखिए, ये माइनस dE/dV होता है। इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो n 3h square by 10m and this will be 2/3 3 pi square n by v, 2/3 minus 1, 2/3 minus 1 will be minus 1/3, और ये क्या आ जाएगा 3 pi square n by v square with minus साइन, नहीं ऐसे लिखा जाएगा, ओके, माइनस साइन एक और इधर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, एक v शुरू में ही ले लेते हैं, ठीक है, n अपॉन v स्टार्टिंग में ले लिया हमने, बच के आ गया आपका 2/3 भी शुरू में ले लिया जाए,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 3h² / 10m, और ये क्या आ गया 3π² n स्मॉल n, और ये भी एक v शुरू में ले लिया तो ये भी 3π² n आ गया। तो एक तरह से ये क्या आ जाएगा 1 - 1/3, and this is what? This is energy, average energy. This is average energy which is taken as E0, and this is small n. तो ये क्या हो जाएगा 2/3 small n E0। ये आ जाएगा आपका प्रेशर, ये आंसर आ जाएगा। D will be the correct answer. D is going to be the correct answer. ठीक है? ओके, आगे चले। कोई दिक्कत हो वो डाउट उसमें पूछिएगा, क्या बोलते हैं कमेंट में। वो एक बच्चे ने 2-3 क्वेश्चन पूछ रखा है, उसको हम कर देंगे अभी, है ना। कोशिश करते हैं सारा रिप्लाई कर ही दे, है ना, कर ही हो जाता है। एक्चुअली मोबाइल में रहता है ना, तो वीडियो सर्च करके फिर क्वेश्चन भी लैपटॉप खोल के करेंगे आप। तो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। अच्छा, द वैल्यू ऑफ बीटा इज, द वैल्यू ऑफ बीटा इज, देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ ऐसा होता है, E = E0 e⁻, इसको साइन या कॉस में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर का पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस इज बेसिकली k.r - ωt, दिस इज k.r - ωt। और अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि इट इज ई वेव इन फ्री स्पेस। तो फेज को स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर किया जाए, जो फेज दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो इस फॉर्मेट से। अब इसको जो है ना इस फॉर्मेट में लिखो तो उससे आइडिया लगेगा आपको। ये क्या आ जाएगा 10⁻⁷ I + 2j + 3k डॉट r वेक्टर xi, ठीक है, माइनस ये क्या है, दिस इज r वेक्टर, तो ये क्या होगा, दिस विल बी k वेक्टर। सो योर k वेक्टर इज k वेक्टर इज I + 2j + 3k, ठीक है। एंड व्हाट इज ओमेगा, इससे कंपेयर करो इसको, ओमेगा विल बी 10⁻⁷ बीटा, 10⁻⁷ बीटा। तो k का वैल्यू क्या बन जाएगा, इट इज k वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ k वेक्टर। सो दैट विल बी व्हाट, क्या आ जाएगा बताओ, मतलब सॉरी वो n का वेक्टर है, n कैप हो गया वो, ठीक है। k इज द मैग्नीट्यूड ऑफ k वेक्टर, विल बी हाउ मच। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि बीटा हमको निकालना है, हमको स्पीड पता है, स्पीड इज c, ठीक है। तो वेव वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 3 × 3 = 9, 4 × 13, 1 = 15। ओमेगा दे रखा है और ये हमको पता है। सो k इज दिस अपॉन √15। So this implies
नहीं √15 नहीं है भैया, √14 है, ये गलत हो रखा है, √14 करो, इसको √14 करो, ठीक है, ये कट जाएगा। सो बीटा इज √14 इंटू सी। Speed of EA wave in free space is given by omega by k and r is equal to the speed of light. A is the correct answer. A is going to be the correct answer. Any doubt you can ask always. ठीक है, हम एक ऐसे टीचर हैं जो डाउट को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और आई ऑल्सो बिलीव कि nobody knows everything, तो we are normal people, so we are bound to commit mistake. Only God cannot commit mistake, right? Human being can always commit mistakes, so you can always pinpoint any mistake which I do, right? Conceptual mistake will be very rare, calculation mistake can be there, ठीक है। Consider two coherent point source separated by a small distance along vertical line. S1 दो कोहेरेंट सोर्स है, ठीक, एंड टू स्क्रीन्स P1 एंड P2, which one of the following represent shapes of interference fringes at the central region of the screen? अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है जहां पे दो कोहेरेंट सोर्स से वो पॉइंट्स जिनका दूरी कोहेरेंट सोर्स से इक्विडिस्टेंट हो, सेंट्रल मैक्सिमा वही हुआ ना। Locus of all those points whose distance from S1 and S2, whose optical distance from S1 and S2. Of course, here the geometrical distance will be the optical distance. You don't have any glass or anything else, right? So you have just air. So whatever is the geometrical distance, that's going to be the optical distance. So central maxima is the locus of all those points which are equidistant from S1 and S2. So if I talk about P2, P2 is this kind of plane, sorry, इतना खासा ना आदमी कि पेट में दर्द हो गया है, समझे, इतना तेज खांसी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, दूरी जो होगा, मतलब यहाँ से कैसे क्लियर करें हम, आपको 3D फोटो बनाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन होगा ना जी, देखो कैसे बताएं, चलो कोशिश करते हैं। सी इक्विडिस्टेंट पॉइंट, let me draw a figure, a nice figure. ठीक, और यहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट सोर्स है, तो what is locus of all those point, what is the locus of all those point on this plane P2 which is equidistant from S1 and S2? ऐसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो you can understand it is straight line, तो ऐसा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि it is straight line, है? दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। बराबर है। अगला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। आपको ब्रीफली यहां बता सकते हैं करके, ये एक्स वाई है, जेड है। अब जेड पे मान लो एक प्लस एप्सिलॉन दूरी पे, माइनस एप्सिलॉन दूरी पे है, तो locus of all those point on xy plane which is equidistant from S1 and S2 would be what? It would be x-axis, नहीं? Locus of all those point which are equidistant from S1 and S2 would be x-axis. दिक्कत हो तो बताना, इसको फिर अच्छा ड्राइंग बना के बताएं, ठीक है? तो बहुत क्लियर है, दिक्कत होना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, P1 पे क्या होगा, P1 पे
locus of all those points which are equidistant, locus of all those points which are equidistant for S1 S2, सेंट्रल रीजन यहाँ पे तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा कोई केस ही नहीं बनेगा, ठीक है, you won't have a central maxima, any case of central maxima, you'll have the first order maxima, second order maxima, these kind of thing, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम कहें locus of all those point, मतलब we can have a circle, मतलब ये तो ऐसे बनेगा ना जी, these are the points which are equidistant for S2, right, and this can also be the point which is equidistant for S1 also. This circle which is lying, which is having center along this line, these are the points which are equidistant for S1 S2. So I can have a circle such that if this is x1 and this is x2, I can have a set of point over here such that x1 minus x2 is n lambda. This is x2, right? This is x2, this is x1. So I can have a locus of point which will be in the form of circle, okay, so that x1 minus x2 is n lambda. Of course, I can't have n equal to 0 because x1 and x2 can never be equal, right? But I can have the point where x1 x2 can be equal to lambda or 2 lambda or 3 lambdas, like this kind of thing. तो जो P1 पे आएगा फ्रिंजेज वो सर्कुलर होगा, ठीक है, और जब P2 पर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल रीजन में जो बोल रहा है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा हाइपरबोलिक टाइप का चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ऑन P2 and circle on P1, A आ जाएगा, A will be the correct answer, A will be the correct answer. क्लियर है जी? नहीं क्लियर तो बताना, आई डोंट माइंड डूइंग इट अगेन फॉर यू, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो तो है कि भाई आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ाना बेकार है। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, एनपीएन ट्रांजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एज ए, मतलब ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो ये ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच अब देखते हैं कम पूछता है, लेकिन पहले पूछता था ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, हम पढ़ाते थे जब अपने ज़माने में, और दोनों ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन पढ़ाते थे, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑल्सो। देखो ये क्या बोल रहा है, अभी भी देखो ऑनलाइन कोर्स में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो जिनको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स या जूनियर्स को रेफ़र करिए, है ना। तो हमारा कोर्स ले सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस रखे हैं, ठीक है। मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, an NPN transistor is connected in a circuit as shown in figure. If IC is 1 milliampere, beta is 50, VB is 0.7 and current through R2 is 10 IB. IB is the base current. Then R1 और R2 is, ये K जो है ना किलो ओम लिख रखा है, R1 R2 नहीं दिया, R1 बटा R2 निकालना है तुमको, ठीक है। दो इक्वेशन चाहिए होगा हम लोग को। पहले तो देखो VE तुम्हारा है तो यहाँ से IE निकाल लो तुम, ये VE दे रखा है ना, तो यहाँ से IE निकाल लो। IE क्या हो जाएगा, IE इज VE by RE, तो VE is 0.5 एंड 0.5 किलो ओम, ये वोल्ट में किलो ओम में, तो मिली एम्पियर में आंसर आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। IE इज 1 मिली एम्पियर। अब IE क्या होता है, IE इज IC plus IB and IC is beta IB. So this is beta type का है, IB लिखा है, so beta plus 1 IB. So IB will be simply what? IB will be IE upon beta plus 1.
बीटा इज 50, तो 1 मिली एम्पेयर अपॉन 50 मिली एम्पेयर, 1 अपॉन 51 मिली एम्पेयर। ठीक, गुड, ओके। दिस इज से I1, this is IB, this is I2. So I1 is I2 plus IB. Yeah. IC दे रखा है क्या? IC दे रखा है तो BE क्यों दिया है? IC is 1 मिलीएम्पियर, IE is 1 मिलीएम्पियर, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है जी। अच्छा, ये एक इंफॉर्मेशन, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन, ये तो निकल ही रहा है यहाँ से ना। VE अपॉन RE is IE। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये हमारा ये डायग्राम जो है ना, हमारा जो टाइपिस्ट लोग टाइप किया है, लगता है उससे में उसका हम सोल्यूशन में ये सब बनाए होंगे, समझे? तो वहाँ से ये इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम में नहीं आया है। ये हम जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हम सोल्यूशन हर साल का बनाते थे, तो उसमें ना डायग्राम बनाए होंगे, उस डायग्राम वही डायग्राम कॉपी पेस्ट कर दिया है लोगों ने, ये इंफॉर्मेशन वो नहीं दिया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये देगा तो फिर IC देने का मतलब नहीं है। आई गेट ना पॉइंट, समझ लो ये बात। ये जो ओरिजिनल पेपर होगा ना, आई चेक इट, ठीक है, तो ओरिजिनल पेपर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ओरिजिनल पेपर में ये इन्फॉर्मेशन रहा होगा, तो इससे निकल जाएगा। ठीक है। पेट दर्द करने लगता है यार। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, एक और चेक कर लेंगे वैसे, ठीक है, लेकिन ये आई थिंक ये दिया होगा, तो ये हमारा हमने सॉल्यूशन बनाया होगा, उसमें फिर मार्क किया होगा कॉपी में, तो वो टाइप कर दिया लोगों ने। ठीक है, वो पहले जमाने का सॉल्यूशन सब है। हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे रखा है तुमको, IC दे रखा है एक्चुअली। ठीक है, हाँ ठीक है, तो IC दे रखा है तुमको, मतलब डायग्राम में सिर्फ रेजिस्टेंस दे रखा होगा। ठीक है, IC इज 1 मिलीएम्पियर, तो IB विल बी सिंपली IC upon beta, so 1 upon 50, and IA is almost equal to IC, है ना? और ये बोल रखा है 10 IB है, ये IB होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 IB प्लस IB 11 IB। ठीक, अब एक काम करते हैं कि इधर किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट माइनस 11 IB इंटू R1 माइनस 10 IB इंटू R2 इक्वल टू 0। ठीक है, और IB का वैल्यू दे रखा है हमको। ठीक है, और एक इक्वेशन यहां लगाते हैं इस लूप में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 11 IB इंटू R1 माइनस VB इज 0.7, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, माइनस 0.5 इंटू 1 मिलीएम्पियर। ड्रॉप इज सेकंड नेगेटिव, राइज इज सेकंड पॉजिटिव। ठीक है, तो राइज यहीं पे सोर्स है, बाकी सब जगह तो ड्रॉप ही हो रहा है। ओके फाइन, सो you got R2, you got R2, how you got R2, you got R2,
divide it, oh, sorry, subtract it. If you subtract it, you get 0.7 plus 0.5 minus या सो क्या निकालने बोला है जी R1/R2, ये क्या आ जाएगा IB यू नो 1.2 माइनस IB is 1/50. So R2 is 1250 6 किलो, ठीक है। और इसको पुट कर दो कहीं पे, इसी में पुट कर दो, क्या आ जाएगा 6 माइनस 11 इंटू 1/50 R1 equals to minus 1.2. So R1 will be 6 minus 1.2 4.8 गुने 50 बटा 11, ये R2 में। So R1 upon R2 is 40 11 33 7 0 11 66 गलत क्यों आ रहा है यार? क्या इक्वेशन चेक कर लेते हैं फिर से। 6 माइनस 11 IB R1 माइनस 10 IB R2, ठीक, ये तो ठीक है। 6 माइनस 11 IB R1 माइनस 0.7 0.5 गुना 1 0. ठीक है, तो हम क्या किए, इसका 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 माइनस 10 IB R2 आपका 1250, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ आ जाओ 6 माइनस 11 IB इज 1/50 R1 माइनस 1.2 है, ठीक है। तो 1.2 घटेगा तो 4.8 आ जाएगा। 4.8 इंटू 50 बटा 11 और 6 6 48 48 40 4 बटा 11.363, ठीक है आंसर। देख लेते हैं एक बार, सही है यार। अच्छा ये MTA है, मार्क्स टू ऑल, इसका आंसर गलत है एक्चुअली ना, ये MTA होता है, ये मार्क्स टू ऑल, बताइए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हमारा सही है, हमारा सही है, ठीक है। मतलब जैम वाला ने इसको MTA घोषित कर दिया है, मार्क्स टू ऑल, मतलब गड़बड़ी, यही दिक्कत है। MTA इज नॉट ए नाइस वे ऑफ कंपनसेटिंग फॉर योर टाइम। जिसने सही किया है तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो एक क्वेश्चन का जितना टाइम लगाएगा उतना और रुक के चेक करेगा, समझे। तो द अथॉरिटी जो IIT वालों को MTA वाला क्वेश्चन डबल चेक क्वेश्चन कर लेना चाहिए। MTA शुड नॉट, इट किल्स टाइम बेसिकली। सो मेरा टाइम किल हुआ ना, रिवाइज किए इसको, कहाँ गलत किए हैं। सो सिंपली मेकिंग इट MTA डज नॉट डू जस्टिस टू गुड स्टूडेंट्स। यू शुड रेज वॉइस, है ना, आजकल वॉइस रेज करना लोग बंद कर दिए हैं। ओके, ये देखिए क्या बोल रहे हैं। 20वां क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशन L and width W
moves with a constant speed v away from infinitely long straight wire carrying current I. ठीक, in the plane of loop as shown in figure below. If R is the resistance of the loop, what is the current in the loop at instant the near side is the distance R from the wire? अच्छा, ठीक, गुड. फराडे ला लगाएंगे. ये नहीं है भाई, कुछ समझ जाइए, लाइन है बस. फ्लक्स निकालिए, क्या होता है? द ईएमएफ इज माइनस d5/dt. करंट का डायरेक्शन कुछ बात कर नहीं रहा है, तो आई कैन जस्ट से द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज माइनस d5/dt मॉडुलस. एनीवे, तो अब इस केस से करंट क्या होगा? इफ आई टॉक अबाउट, सॉरी करंट बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. इफ आई टॉक अबाउट the magnetic field at distance x from this wire, then the magnetic field will be what? And if I talk about the flux across the loop, flux is what? B dot n ds. ठीक है, B dot n ds. n कैप का डायरेक्शन अगर मान लो लूप को हम इस डायरेक्शन ओरिएंट कर देते हैं, then for this orientation n cap will be what? Outward. For this orientation n cap will be outward, and the magnetic field will be inward. So B is inward, and for this orientation of the loop n cap is outward. So B dot n is minus of B. S is what? S is this region bounded by this loop. अब B क्या है? B is a function of x. तो एलिमेंट क्या लेंगे? सरफेस एलिमेंट ऐसा लेना पड़ेगा जहां पे इस इंटीग्रल को कॉन्सेंट्रेट किया जा सके. कोई भी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन का अंडरलाइंग फंडा यही है कि वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए. पहली बात तो ये डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है, जो कि यहाँ पे एक सरफेस है, सरफेस बाउंडेड बाय दिस रेक्टेंगुलर लूप. वो डोमेन वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि उस एलिमेंट को एक के बाद एक प्लेस करें तो पूरा डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन कंस्ट्रक्ट हो जाए. दूसरा अंडरलाइंग एजम्पशन होता है कि ds will be taken in such a way where I can regard b as constant, and we are seeing that b is a function of x. So of course the kind of element which you should choose should be such that where you can treat x as constant. So obvious element would be of this kind, element in the form rod of thickness dx and at a distance of x from the wire. If we take element in the form of rod of thickness dx and at a distance of x from the wire, right, in that case at this element I can regard this integrand to be constant. Dx is infinitesimally small, so small that I can treat this integrand to be constant. ये सिंपल तरीके से हम बोल दिया, बट दिस इज वेरी पावरफुल काइंड ऑफ थिंग. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. नहीं तो फिजिक्स में ना बच्चे एलिमेंट लेने में ही परेशान रहते हैं, कैसा एलिमेंट ले. अब ये जो हम आपको बताया फंडा, इससे आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो रहा है कि एलिमेंट ऐसा क्यों नहीं ले सकते. बिकॉज ऑन दिस आई कैन नॉट टेक बी एज कॉन्स्टेंट. इस एलिमेंट पे हम बी को इंटीग्रेंड को कॉन्स्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते. सो यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टेक दिस हॉरिजॉन्टल एलिमेंट. समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पूछना है. आर पहला एलिमेंट क्या कहाँ होगा? एट आर लास्ट एलिमेंट आर इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू पे होगा, एक्स इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू पे होगा. लास्ट पहला एलिमेंट जो होगा एक्स इक्वल टू आर पे होगा, क्योंकि आपको ये रीजन कवर करना है ना. तो पहला एलिमेंट एक्स इक्वल टू आर पे हुआ और लास्ट एलिमेंट एक्स इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू पे हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? वी गॉट फाई एज व्हाट? Phi is mu naught I L upon log चूंकि इसका डेरिवेटिव हमको लेना है ना, माइनस एन प्लेस कर दो, log r प्लस डब्ल्यू
log r. So it is minus d phi by dt. So minus, you have minus sign here also, and you have to take derivative. So minus minus will become plus. This will be 1 upon r plus w dr by dt minus 1 by r dr by dt. So this is E is, and this is written as E dot dl basically. थोड़ा सा हम डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा फैराडे लॉ क्लियर होना चाहिए. क्या आया देखो, माइनस W बाई, माइनस साइन सिग्निफाइज व्हाट. हमने लूप का ओरिएंटेशन क्या लिया था, ये लिया था. इस ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए आई टुक एन कैप एज आउटवर्ड. लूप का जो ओरिएंटेशन जो लेंगे ना, राइट हैंड का फिंगर्स को ओरिएंटेशन के लाग रखे, थंब जो है एन कैप का डायरेक्शन देता है. सो चूंकि हमने ओरिएंटेशन ये लिया, ओरिएंटेशन चूज करने के लिए आप स्वतंत्र हैं. एक बार ओरिएंटेशन चूज कर लेंगे तो ओरिएंटेशन विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप. कैसे एन कैप डिफाइन होता है, आप ओरिएंटेशन के डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल कीजिए, थंब आपको एन कैप का डायरेक्शन देगा. तो फॉर दिस ओरिएंटेशन एन कैप वाज कमिंग एज आउटवर्ड, राइट, आउटवर्ड. ओके, नाउ आई एम टेकिंग, हमने ओरिएंटेशन लिया, ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया. ये माइनस साइन आ रहा, माइनस साइन सिग्निफाइज व्हाट, माइनस साइन सिग्निफाइज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीएल का डायरेक्शन हमेशा ओरिएंटेशन के अलॉन्ग होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ओरिएंटेशन के अलॉन्ग होगा या ओरिएंटेशन के ऑपोजिट होगा. तो अगर डीएल इज डिनोटिंग डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, डीएल इज व्हाट, डीएल इज एलिमेंट ऑफ द लूप. तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ओरिएंटेशन के अलॉन्ग होता है. ठीक है, तो ओरिएंटेशन के अलॉन्ग है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ओरिएंटेशन के अलॉन्ग होगा या ओरिएंटेशन के ऑपोजिट होगा. यहाँ माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन सिग्निफाइज व्हाट, माइनस साइन सिग्निफाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस ओरिएंटेशन, जो आपने लूप का ओरिएंटेशन लिया है ना, उसके ऑपोजिट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. माइनस साइन सिग्निफाइज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है आपका, उसका डायरेक्शन डीएल के ऑपोजिट है. क्यों, क्योंकि यह माइनस साइन आ रहा है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा. ठीक, and this electric field will give rise to current, and that current will be also flowing in the same direction electric field, and that current is going to be E by R. कितना समझे हमको नहीं पता. अगर डायरेक्शन ड्रा कर दिया तो माइनस साइन लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्शन यहाँ शो कर दिया हमने. सी, जो हमने बताया अभी माइनस साइन ओरिएंटेशन, ये सब पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप. ठीक है, ग्रेजुएट बच्चे हैं, थोड़ा सा 10+2 वालों से डिफर कीजिए अपने आप को. ठीक है, 10+2 में ये सब चीज़ नहीं बताया जाता है, लेकिन यू शुड नो इट सिंस यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट. सिंस ग्रेजुएट यू शुड नो इट कि ओरिएंटेशन क्या होता है, हाउ डज ओरिएंटेशन टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. द अदर वे ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ करंट इज लेंज लॉ. राइट, यू सी द loop is drifting towards weaker magnetic field as it goes above and above, ऊपर जाता जाएगा, weaker magnetic field की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है. इसका मतलब फ्लक्स घट रहा है. फ्लक्स घट रहा है तो current should flow in such a way, the current should flow in such a way that it will reinforce the existing magnetic field. By reinforcing the existing magnetic field, by strengthening the existing magnetic field, it will oppose a decrease in flux. Decrease in flux. So current will flow in this direction. So you can use Lenz law or you can just use Faraday law. Lenz law is not a kind of thing which completes Faraday law. No, Faraday law is complete in itself, complete in the sense that it gives you the magnitude as well as the direction of induced EMF. You don't need Lenz law to complete Faraday law. Faraday law is a law of nature and it is complete law in itself, capable of giving you the magnitude as well as direction. Lenz law is an alternative, additional way of finding the the current or induced electric field or induced EMF. Lenz law is not dire necessity. You can use Faraday law to find direction as well.
आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। कंसिडर ए यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m. A concentric square of side r/2 is cut out from the disk. What is the moment of inertia of resultant disk about an axis passing through center of the disk and perpendicular to it? ये एक्सिस है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है तुमसे। इस एक्सिस के बाद सेंटर से पास करता हुआ और डिस्क के परपेंडिकुलर ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप। ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग को नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, और अगर उस मास डिस्ट्रीब्यूशन को if you are able to see that mass distribution as superposition of two mass distribution for which you know the moment of inertia. फिर से समझो क्या बोल रहा है। If you are given a mass distribution for which you don't know the moment of inertia, but if you are able to visualize that mass distribution as made up of, or if you are able to visualize that mass distribution as superposition of two such mass distribution for which you know the moment of inertia, your work is done. अगर कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नहीं निकाल पा रहे, नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उस मास डिस्ट्रीब्यूशन को आप दो ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ देखते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, हम लोग इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को we can see this mass distribution as made up of a disk, अब बड़ा साइज का बना रहे हैं, a disk without any cutout. I can see this mass distribution as made up of disk without any cutout, ठीक है, of radius r, right, and the surface density is sigma, suppose, and ए स्क्वायर जिसका साइज बिल्कुल कटआउट के साइज का है, जो कटआउट है ना उसके साइज का है। I am trying to see this mass distribution as superposition of a disk of radius r without any cutout and surface mass density sigma plus a square plate whose dimension exactly resembles this cutout, right, जिसका डायमेंशन बिल्कुल कटआउट से रिजेंबल कर रहा हो। r/2 लेंथ है, r/2 विड्थ है, ऑफकोर्स स्क्वायर है तो लेंथ विड्थ सेम ही रहेगा, एंड मास डेंसिटी माइनस सिग्मा। दो नेगेटिव मास डेंसिटी तो खैर नहीं अभी तक हम लोग पाते हैं, बट थ्योरेटिकली इट कैन बी कंसेप्चुअलाइज्ड विदाउट वायलेटिंग एनी लॉ ऑफ नेचर। थ्योरेटिकली हम लोग नेगेटिव मास को कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स में वो हर कुछ जो किसी लॉ ऑफ नेचर को वायलेट नहीं करता है उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मास ऐसा नहीं है, इट इज नॉट रूल्ड आउट इन फिजिक्स, it is ruled out in the time period that we have lived on this earth. मतलब अभी तक जो हम लोगों ने अर्थ पे लाइफ गुजारा है उसमें अभी तक नहीं देखा है, but it's not completely ruled out. Negative mass do have existence as per the law of nature. आप एंटी मैटर वगैरह सुनते होंगे, एक बड़ा अच्छा मूवी आया था हॉलीवुड का, क्या एंजल्स एंड डेमन्स, उसमें एंटी मैटर के बारे में कुछ मतलब है, मतलब जिक्र है, तो देखिए अच्छा मूवी है, एंजल्स एंड डेमन्स इज वेरी गुड मूवी, है ना, तो वो भी देख सकते हैं। एनीवे, तो नेगेटिव मास इज नॉट कम्प्लीटली रूल्ड आउट इन फिजिक्स बिकॉज ऑल दोज थिंग कैन बी थॉट इन फिजिक्स विच डज नॉट वायलेट लॉज ऑफ नेचर। हम लोग का जो 4 वॉल्स ऑफ थिंकिंग है वो लॉज ऑफ नेचर है, लॉज ऑफ नेचर को वायलेट नहीं करते, वो लोग कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ फ्लाइंग ऑल्सो, राइट। Anyway, so I can see this given mass distribution as consisting of or as superposition of these two mass distribution. ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट को यहाँ प्लेस कर देंगे तो सिग्मा एंड माइनस सिग्मा विल कैंसिल आउट एंड दिस कटआउट विल बी जनरेटेड, राइट। सो I want to find out the moment of inertia of this mass distribution
और इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हमने दो अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ देखा, और इन मास डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सो आवर वर्क इज डन। व्हाट आई विल डू इज, वही एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, वही एक्सिस के अबाउट हम लोग इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उन दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, जैसे मास एडिटिव होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एडिटिव होता है। ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पहले तो सिग्मा निकालो, क्या है सिग्मा इज व्हाट, अब ये क्लियर नहीं है कि ये जो मास m है अच्छा ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से जो मास m है पूरे डिस्क का है, बाद में इस कंसेंट्रिक स्क्वायर ऑफ साइड r/2 इज कट आउट, तो इफ आई अज्यूम कि जो m है वो पूरे डिस्क का है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी सिग्मा के टर्म्स में ही निकालते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में ऑप्शन देकर पता चल जाएगा कि मास जो है पूरे डिस्क का है कि डिस्क माइनस डिस्क कट आउट का है। ठीक है, एनीवे पहले सिग्मा के टर्म्स में ही लिखते हैं। ठीक है, तो आई राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज से I1 हाफ mr², तो हाफ mr² सिग्मा इंटू पाई r² इंटू r²। ये तो हो गया तुम्हारा इसका डिस्क का। ठीक, और लैमिना का क्या होता है, लैमिना का 1/12 इंटू मास इंटू a² प्लस b² होता है। रेक्टेंगुलर लैमिना का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/12 मास इज सिग्मा इंटू माइनस सिग्मा है सॉरी इंटू a² प्लस b², मतलब r²/4 r²। r/2 is a and b is also r/2। a b बेसिकली ये होता है, लैमिना लोगे ना, a is the length and b is, ये फार्मूला है, निकाल सकते हो तुम। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल कम एज माइनस ये r²/2 हो जाएगा, सो सिग्मा r4 और 2 इधर 2 दूनी 4 दूनी 8 12 96 96। So the moment of inertia I, the complete mass distribution, it will be I1 plus I2. You just add the moment of inertia. So this is half sigma pi r4 minus sigma r4 upon 96. So this is R4 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा सिग्मा पाई r4 1 माइनस 1 अपॉन 48 पाई। तो मेरे ख्याल से जो m दिया हुआ है ना पूरे डिस्क का दिया हुआ है, सिग्मा इंटू पाई r² m हो जाएगा, दिस विल बी mr²/2, ये आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है जी? मेरा क्लास में आप लोग बोर हो जाते होंगे, हम लोग ज़्यादा हंसी मजाक करते नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, एनीवे हम लोग थोड़ा सीरियस टीचर रहे हैं, ऐसे हंसी मजाक करते हैं, ऐसा नहीं, कोई परहेज नहीं है, बट टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए क्या है 22वां नंबर क्वेश्चन, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कम क्वेश्चन आता है, बट कभी कभार इन लोग का सिर घूम जाता है तो पूछ देते हैं। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, फार्मूला वगैरह जो है इसका देखिएगा, है ना, फार्मूला वगैरह याद रहना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इट इज़ वन ऑफ द यू कैन से ए टॉपिक
which puzzled Max Planck for 6 years, है ना. 6 साल तक Max Planck tried to explain the black body spectrum using classical physics, and he failed, right? For 6 long years, he worked incessantly on this topic for 6 long years, and he failed to explain this black body radiation using classical physics, right? He tried everything. He tried all kind of assumption. ठीक है, जब आप कोई चीज़ ढूंढते हैं और हर जगह ढूंढ लेते हैं, ठीक है, कोई सामान मान लो गुम हो जाए आपका, and you start searching it in your home, in your office, in your school, college, everywhere where you live, right, where you spend your time, then if you fail to find that object, then some weird kind of things start coming to your mind कि चलो यार पार्क में देख लेते हैं. आपको पता है कि नहीं मिलेगा, but you start searching there also. Weird ideas comes to your mind. You exhaust all the possibilities for solving a problem or searching any object or solving black body radiation. अगर सारे आप अपने options exhaust कर लेते हो, तो weird ideas comes to your mind, and one such weird idea came to Max Planck mind, that the light, the radiations, the energy of radiation can be quantized. It can be the integral multiple of 1 quanta h nu. It's a very weird idea. No logic behind this, but this weird idea came to his mind by the grace of Almighty, because when you start, when you devote yourself to any problem, the Almighty has mercy on you and He give you guidance, right? Such guidance was given to Max Planck also probably, and he started thinking on this hypothesis, Max Planck hypothesis, where the radiation is supposed to be consisting of photons, and each photon is having energy h nu, which is indivisible, indestructible. H nu cannot be destroyed, cannot be made h nu by 2, or photon cannot be divided. So energy of radiation is quantized, it is integral multiple of h nu, and this very idea helped him in solving the black body radiation. So black body radiation is historically very important. Historically it is very important. Okay? So let's go to the history of black body radiation. Okay, so what it says that the ratio of spectral density का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या होता है 8 pi nu square by c cube into h nu. This is the formula of spectral density. So I can write it as 8 pi h nu cube by c cube. अब इनका रेशियो पूछना, sorry, upon this also, e to the power h nu by kt minus 1. This is what? This is Boltzmann distribution. So this is your formula. Right? तो रेशियो अगर निकालना है स्पेक्ट्रल डेंसिटी का एट 2 न्यू एंड न्यू, तो रेशियो निकालो 8 पाई एच पहले 2 न्यू कर लो ऑन सी क्यूब ई टू द पावर 2h न्यू बाई के टी माइनस 1. अच्छा, अब न्यू पे क्या हो जाएगा 8 पाई एच न्यू, सॉरी न्यू स्क्वायर न्यू एच, हाँ ठीक है, न्यू क्यूब एंड सी क्यूब, ठीक है, e to the power, this is the ratio, right? Say R. So everything will cut out, and this ratio seem to be depending on what? It depend varies as v. बाकी तो v से, sorry v मतलब न्यू जो कंटेंट नहीं कर रहा उसको हम कंसिडर नहीं कर रहा. सो इट डिपेंड्स ऑन, इफ आई टेक ओनली the factor which contains nu, it depends on nu like this. So you have what? A minus b, a plus b is a square minus b square. So I can see this as e to the power h nu by kt plus 1, e to the power h nu by kt minus 1. Right? So this will cut out, cut हो जाएगा. And this will be what?
+1. So its ratio depends on what? It depends on e to the power this. B is correct आंसर. B सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो फार्मूला याद रखिए, फार्मूला याद रखिए. ठीक है, रेले जीन्स लॉ बोलते हैं इसको. ये देखो 23 नंबर क्या बोल रहा है. Consider thin long insulator coated conducting wire carrying current I. It is now wound once around an insulating thin disc of radius r to bring wire back to the same side. अच्छा, good. Magnetic field at the center of the disc. ये कुछ ऐसे हुआ है नहीं, यहां से वायर आया इन्फिनिटी से और ऐसे एक चक्कर लगाया है, यहां से नहीं निकला है, एक राउंड और मारा है, इंसुलेटर का अपर वायर शॉर्ट नहीं होगा और फिर यहां से निकला है. सही है, ये ऐसे गया है, एक राउंड मारा है और फिर गया है ऐसे. तो ऐसे जाके सीधा ऐसे नहीं निकला है, ऐसे आया है, एक पूरा राउंड लगाया है और फिर यहां से निकला है. तो एक तरह से दो तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, एक फुल सर्किल हो गया, सर्कुलर लूप हो गया, और एक हाफ सर्कल हो गया ना. मतलब एक तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया. अगर इनफाइनाइट वायर का एक एंड आपको पता है तो सेमी इनफाइनाइट वायर बोला जाता है. तो ये एक एंड तो हम लोग को पता है, तो यहाँ तक तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, यहाँ तक तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, यहाँ से एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, और एक तो पूरा ये राउंड लगा, एक पूरा राउंड है वायर का ये. ठीक है, और एक हाफ राउंड और है. क्या कलर चूज करें भैया? एक हाफ राउंड यहाँ भी है. ठीक है, तो हम लोग को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, एक फुल सर्कुलर वायर की वजह से, एक हाफ सर्कुलर वायर की वजह से. ठीक, तो सेमी इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट I बाई 4πd. अगर कोई सेमी इनफाइनाइट वायर है, वायर इज वन एंड इज डिफाइंड यहाँ पर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज, जानते होंगे आप लोग, मतलब अगर आपको पूरा चीज बताए, पूरा स्टोरी, तो ये है. मीन्स इफ यू हैव ए फाइनाइट वायर एंड यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फॉर्मूला याद रखिए जो हम बता रहे हैं. ठीक है, अरे गायब हो गया, चलो कोई नहीं, हम गलत प्रेस कर दिए, सब गायब हो गया. कोई नहीं, आप लोग को तो देख ही लिए, वीडियो रिवाइंड करके देख ही सकते हैं. अगर पूरा आपको वायर दिया जाए और इसका मान लो फाइनाइट वायर है और डी डिस्टेंस पे मान लो पॉइंट P पे आपको फील्ड निकालना है. ठीक है, तो फील्ड क्या क्या होता है, ये आप जो एक एंड है अगर उसको ज्वाइन करते हैं, अल्फा एंगल है और ये बीटा एंगल है, तो फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय दिस फार्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो क्या होगा, अल्फा विल गो टू, अगर बहुत ये एंड बहुत ऊपर है, मान लो ए इज वेरी हाई, कैसे देखोगे ए को, ऐसे देखोगे, तो कितना एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री. तो आप यहाँ है ऑब्जर्वर, आर यू, ए गोज इन्फिनिटी, हाउ डू यू सी दिस ए, लाइक दिस, मीन्स योर विजन इज making perpendicular with the horizontal, so alpha goes infinity, and if this B goes very down, मतलब बहुत माइनस एंड चला गया, तो कैसे होगा, ऐसे -90. so alpha goes 90, beta also goes 90, मतलब alpha goes 90, beta also goes 90.
So in that case, for infinite wire, this B will be what? Mu naught I by 4 pi d, and alpha is 90, beta is 90. So 1 plus 1, that is mu naught I by 2 pi d, right? And if suppose I define as one end, ये एंड डिफाइन है और ये इन्फिनिटी पे, तो ये क्या हो जाएगा? सेमी इनफाइनाइट वायर. एक एंड हमने डिफाइन कर दिया एंड ए गोज टू इन्फिनिटी. इन दैट केस अल्फा गोज टू पाई बाई 2 and beta goes to 0. So in that case your B is going to be simply mu naught I by 4 pi d. ठीक है. सर्कुलर वायर को आपको पता है, सर्कुलर वायर का mu naught I by 2r होता है, निकाल देंगे आप, है ना. ये सब तो निकलवाए हैं हम थ्योरी में पढ़ाते समय, ठीक है, और फिर भी हम रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको, एग्जाम है तो. ठीक है. ये फार्मूला सब याद रखिए और इसका यूज करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे. तो दो तो सेमी, सबका मैग्नेटिक सेम डायरेक्शन में. देखो मैग्नेटिक कैसे निकालो? थंब को आप करंट के डायरेक्शन में लो, फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा. थंब इधर रखे, फिंगर्स इनवर्ड है, यहाँ भी इनवर्ड, सर्कुलर में इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है, और जो आपका दूसरा ऐसा है उसमें भी इनवर्ड ही होगा. ठीक है. तो सबका इनवर्ड है, तो यू कैन ऐड इट लाइक नंबर्स. व्हेन ऑल द वेक्टर्स लाई इन सेम डायरेक्शन, यू कैन ऐड दोज वेक्टर्स लाइक नंबर्स, यू ऐड नंबर्स. ठीक है. तो सेमी इनफाइनाइट में दो है यहाँ पे, तो ये जाएगा 2 इंटू mu naught I by 4 pi d. एंड व्हाट इज d? d इज r. और एक सर्कुलर वायर है तो उसका आ गया mu naught I by 2r. और एक सेमी सर्कुलर वायर है उसका हाफ इंटू mu naught I by 2r. ठीक है. तो क्या बन जाएगा बताओ? दिस इज mu naught I by 2 pi r, 2 गुना हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा जी? 3/4, 1/2 प्लस 1/4. तो mu naught I by 4r को हम अगर कॉमन ले लें, mu naught I by क्या बन जाएगा? 3 प्लस B is the correct answer. B is the correct answer. ठीक है. B is going to be the correct answer. Good. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. ये क्वेश्चन बढ़िया है. मतलब एक बार में हमको भी था देखना पड़ा था इसको. एकदम से नहीं हुआ तो था, ठीक था सोचने वाला क्वेश्चन था. हम बहुत मैकेनिक्स पढ़े हैं. तो ये क्या है, क्या लिख रहा है? ए पेंडुलम इज मेड अप ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and a small bob of negligible size and mass m. It is released making an angle theta naught, and theta naught is very small compared to 1 radian from the vertical. Theta naught is very small, 1 radian से काफ़ी कम है. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन दे रखा है. When passing through the vertical, the string slips a bit from the pivot. तो यहाँ पे आ रहा है ना. सर्दी बहुत हो गया है यार, बहुत दिन बाद सर्दी हुआ है. तो यहां आ रहा है ना, तो स्ट्रिंग थोड़ा सा स्लिप कर गया. कितना स्लिप किया है? डेल्टा. एंड डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू, ये जो है थोड़ा सा स्लिप कर गया है. डेल्टा स्लिप कर गया. डेल्टा इज वेरी स्मॉल. डेल्टा काफी कम है एल से. Delta is very small. The string slips a bit from the pivot so that its length increases by a small amount in negligible time. Immediately अचानक से slip किया है. If it is swung up to
एंगल थीटा वन ऑन द अदर साइड, ये ओवरशूट जब इक्विलिब्रियम करेगा तो दूसरे साइड थीटा वन तक जाता है बिफोर स्टार्टिंग टू कम बैक, तो एक्सट्रीम पोजिशन है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। देन टू ए गुड अप्रॉक्सीमेशन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, थीटा वन निकालना है तुमको, बेसिकली तुमको थीटा वन निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक, करते हैं। इस पूरे जर्नी में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। इस पूरे जर्नी में क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा होता हूँ, इस पूरे जर्नी में बॉब पे दो फोर्स एक्ट करता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक टेंशन। बॉब पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक mg, राइट। अब अगर टेंशन की बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन, ग्रेविटेशनल वही सेम mg, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन, ठीक है। तो यूजुअल केसेज में जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो टेंशन डू एक्ट ऑन द बॉब बट इट डज नॉट डू एनी वर्क, व्हाई? बिकॉज टेंशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, टेंशन फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। एनी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डज नॉट डू एनी वर्क बिकॉज वर्क डन इज व्हाट, f dot dr, and f dot dr and dr can be written as dr by dt into dt. Work done is f dot dr and dr can be written as dr by dt into dt. So it is f dot v dt. So if your force is perpendicular to velocity, it does not do any work. It is perpendicular to displacement. It is perpendicular to displacement. So in usual cases, in case of pendulum, your tension does not do any work. But here, when bob comes over here, you have a tension in upward direction. Your tension acting in upward direction, but you have displacement in downward direction. So here your tension is not perpendicular displacement, बाकी सब जगह है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, बट जो आपका मीन पोजीशन पे आ रहा है, then tension does negative work on the bob. देखिए tension is upward, displacement is downward, angle of 180 degree. So f dot di, f into di into 180 cos 180 which is minus 1. So tension does negative work over here. यहाँ पे टेंशन एक मीन पोजीशन पे टेंशन वर्क करता है। हाउ मच वर्क इज बीइंग डन बाय द टेंशन, t into delta with minus sign. Work done by tension is minus t delta at the mean position, right? And if I talk about mg is acting in downward direction, right? And we have to see the displacement. What is displacement? Total work done हम बात कर रहे हैं, तो displacement is how much? L plus delta cos theta 1 minus L cos theta naught, यही displacement है ना। Work done by mg is how much? What is displacement? Total work done. This is work done by mg. This is the work done by mg. mg is acting in downward direction. तो डिस्प्लेसमेंट भी हम देख रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन हाउ मच? पहले इसका हाइट क्या था, L cos थीटा नॉट, ये L cos थीटा नॉट, अभी L प्लस डेल्टा cos थीटा नॉट हो गया, ठीक है सर। इन ए वे कैन से द डिस्प्लेसमेंट इज L प्लस डेल्टा cos थीटा 1
माइनस एल कॉस थीटा वन कॉस थीटा एल कॉस थीटा नॉट, यही हो जाएगा जी। यहाँ से इसका जो अब जो डेप्थ है, अब जो पोजीशन है, पहले पोजीशन एल कॉस थीटा नॉट था वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तो हम लोग को तो एफ डॉट डी आर कहें तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट का वो कॉम्पोनेंट जो फोर्स के लॉन्ग है, मतलब वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वो कॉम्पोनेंट जो फोर्स के लॉन्ग है। तो फोर्स डाउनवर्ड है तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का वो कॉम्पोनेंट देखना पड़ेगा जो फोर्स के लॉन्ग है। तो पहले आपका पोजीशन था एल कॉस थीटा नॉट, अभी एल प्लस डेल्टा कॉस थीटा वन है। तो व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल जो कंपोनेंट है वही आके गुना होगा ना। जैसे देखो एक फोर्स एफ होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एफ डॉट डी करोगे तो क्या बनेगा, डी कॉस थीटा क्या है, द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। वही कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन पहले एल कॉस थीटा नॉट था, अभी एल प्लस डेल्टा कॉस थीटा वन है। तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी दिस एंड वर्क डन बाय योर टेंशन इज दिस and this net work done should be what, 0. Why? Because the change in kinetic energy is 0. Kinetic energy was 0 initially also and kinetic energy is 0 finally also. So net work done by all the forces is equal to delta ke and delta ke is 0. Delta ke is 0. Delta ke 0 है। And what is T? टेंशन, यहाँ पे वर्क डन कर रहा है ना टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टेंशन कैसे निकालोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। हियर द when Bob comes from here to here, what is the loss in potential energy? Loss in potential energy is mg l, इतना हाइट नीचे आया ना, ये l हो गया, ये l cos थीटा हो गया, तो इतना हाइट नीचे आया, दिस इज द पोटेंशियल लॉस्ट बाय द सिस्टम। And where it goes up? It goes to kinetic energy. It converts into kinetic energy. And if I draw the free body diagram, जब बॉब यहाँ पे आएगा तो उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन और एक mg, ठीक है। सो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, आइए चूंकि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, so if suppose v is the velocity, then the net centripetal force is t minus mg and that is equal to mass into centripetal acceleration, है ना, right? So from here t is what, mg plus mv square क्या हो जाएगा, 2mgl 1 minus cos theta. So this is theta naught. So I write this as T delta as mg delta नहीं, mg कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है जी। सब हम पढ़ाए हैं काफ़ी, देखो मतलब वर्क एनर्जी थे, बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, जो एससी वर्मा का सोल्यूशन करवा रहे थे ना, काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं, देखना वो सब, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। मतलब उस समय थ्योरी में बहुत पढ़ाए हैं सब, क्या आ जाएगा देखो, सो राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, एल cos थीटा नॉट प्लस 3 माइनस 3 डेल्टा minus 2 delta cos theta naught. Is it not? Okay. So this is nothing but L minus 2 delta cos theta naught plus 3 delta. इधर आ जाओ,
जगह चाहिए थोड़ा इस क्वेश्चन को। सो cos थीटा 1 इज व्हाट? L minus 2 delta upon L plus delta cos theta naught plus 3 delta, and this can be neglected. Why? Because delta is very small compared to L. So I can neglect it. I can neglect it. So this will be what? This will be 1 minus 2 delta by L अगर हम लोग L से डिवाइड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये क्या आ जाएगा? 1 minus 2 delta by L and 1 plus delta by L minus 1. अब delta by L is very small compared to 1. Delta by L is very small compared to 1. So I can apply binomial approximation. What is binomial approximation? Which can be used over here. 1 plus x to the power n is if x is very small compared to 1. So this will be cos theta 1 is 1 minus 2 delta by L, ये क्या आ जाएगा? 1 minus delta by L cos theta naught. अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 3 delta by L प्लस 2 delta square by L square. डेल्टा बाई L तो बहुत स्मॉल था, तो डेल्टा स्क्वायर बाई L स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना, तो ये हायर टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो आई विल गेट दिस. So in this way I get the relation between theta and theta naught. बट वो cos थीटा के टर्म्स में है. हमें जो रिलेशन आंसर में निकालना है वो थीटा के टर्म्स से निकालना है. कर लेते हैं उसको भी, कोई बात नहीं. cos थीटा 1 क्या आ जा रहा है? 1 माइनस 3 डेल्टा बाई L cos थीटा नॉट. अब चूंकि थीटाज भी बहुत स्मॉल है, थीटा नॉट इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1 रेडियन. We can apply the approximation of theta when theta is very small. It is written like this. ये बाइनोमियल, ये एक्सपेंशन होता है, तो थीटा बहुत स्मॉल होता है, हायर टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा. सो ये तो इक्वालिटी हो गया ना एक तरह से. और जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो हायर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड. सो आई कैन से cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2. इसको यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है. सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो इसे 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2. ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2. अब इधर गुना कर लो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 डेल्टा बाई L एंड 3 डेल्टा बाई L. अब कोई छोटा संख्या होता है या कोई दो छोटा संख्या होता है, तो उन दोनों छोटा संख्या का प्रोडक्ट जो होगा और छोटा हो जाएगा. तो ये तो ऑलरेडी छोटा संख्या है, ये भी छोटा संख्या है, दो छोटा संख्या का गुना और छोटा हो जाएगा. जैसे 0.2 है, 0.4 है, तो 0.2 गुना 0.4 दोनों छोटा है. 0.4 गुना 0.2 क्या हो जाएगा? 0.08, विच इज स्मॉलर देन 0.2 एंड 0.4 बोथ. ठीक है. So product of two small quantities are yet very small quantities. So I can neglect this quantity, and this will be what? This will be, I can cancel this 1, this can be neglected. So this is what? This is theta sorry नहीं नहीं सॉरी, हमें तो थीटा नॉट वाला टर्म चाहिए ना.
Okay, okay, good. I need theta not term, right? I need theta because I'll get answer by this only. Okay, okay, okay. No, no, no. नहीं, ये गलत किया मैंने. I gave logic. Okay, no, no issue. नहीं, देखो ऐसा नहीं. It won't work out like this. So this is 1 minus uh, theta naught square 2 3 delta L and yeah. I need this term. I need this term basically. Okay. Though small, but it's needed. Right. 1 will cancel out. You have to neglect this one, right? T delta by L is very, very small. Yeah. ठीक. So it is theta 1 square by 2 is theta naught square by 2 minus. I have to get a relation between theta 1 and theta naught, so that term is needed basically. Delta by L तो हम लोग पहले भी neglect किए हैं. So theta 1 square is what? Theta naught square, and if I take it outside, right. So theta 1 is theta 1 half. So this will be 1 minus this. Lot of approximation. You have to pick and choose which one to neglect and which one not to neglect. Seeing the answer. We have to pick and choose. सब छोटा ही है. कौन सा neglect करना नहीं लगता, answer will decide. Okay, no issue. ठीक है. So this is the answer, right? This is the answer. Matched. Okay. Thank you. 24 हो गया ना? No error. ठीक है. Okay, so 24 is done. 25. एक बच्चा ऑनलाइन कोर्स में इस पे हमको पूछ रहा था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या है. कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में करवाने का. ठीक है, कोशिश करते हैं. एक स्टूडेंट पूछ रहा था क्वेश्चन ऐप पे. एक्चुअली ये सारा हमने अलग वीडियोस में करवा रखा है. मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस बना रखा है. मैकेनिक्स का अलग, मैकेनिक्स के भी हर टॉपिक है, जितने क्वेश्चन आए हैं सबका, तो उसमें मैंने वीडियो ये सब सॉल्व कर रखा ऑलरेडी. मतलब एक वीडियो में बहुत पहले लास्ट ईयर किया मतलब. ठीक है, तो लेट्स डू दिस. है ना, ये देखो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज किया है इसने सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज किया. सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट देखो क्या होता है. सिलिंड्रिकल देखो पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो. कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है पढ़ना है आप लोग को यार, पढ़ते नहीं है बच्चे. यूजुअली मैकेनिक्स में आपको या जो अभी फिजिक्स पढ़ रहा हो, we are confining ourselves to 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional system. The 1 dimensional is very trivial. Or 3 dimensional system. चलो अलग से बताते हैं आपको, तो उस पर आते हैं. तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया देते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया देते हैं. हालांकि ये सब हम वीडियोस में पढ़ा रखे हैं सारा, तो फिर भी आइडिया देता है आपको. ठीक है, इसका पेन कहाँ से लेते हैं? अच्छी तरह से लेते हैं पेन. देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है
एक तो हो गया टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक हो गया थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, टू डायमेंशनल में भी दो तरह का हो गया, एक हो गया कार्टेशियन, एक हो गया प्लेन पोलर। थ्री डायमेंशनल में भी दो टाइप का हो जाएगा, नहीं, कार्टेशियन और पोलर। अब पोलर में अगेन दो टाइप का हो जाएगा, एक हो गया तुम्हारा स्फेरिकल पोलर, एक हो गया सिलिंड्रिकल पोलर। तो ये जो सवाल में दे रखा है ना, सिलिंड्रिकल पोलर दे रखा, तो कार्टेशियन वाला तो सिंपल है, देखो मतलब इफ यू वांट टू लोकेट एनी पॉइंट यू कैन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट बाय असाइनिंग इट टू कोऑर्डिनेट्स, बस बाय असाइनिंग इट टू कोऑर्डिनेट्स x and y, where x is distant from the y axis and y is distant from the x axis, and two different points will at least differ in one of these x or y. If the 2 point has got same x and y, they are same point. If you have two different point, one of them will differ. So these two coordinates uniquely define a point in space, two dimensional space. ठीक है, and you have two vectors. One is a unit vector in direction increasing x, which is I cap, and unit vector in direction increasing y, which is j cap. You have two vector, a unit vector in direction increasing x and unit vector in direction increasing y. Okay, so you have I cap and j cap. So I cap is lying along x axis, j cap is lying along y axis. As the particle changes position, its x and y coordinate changes, but the vectors I cap and j cap do not change, right? I cap and j cap are fixed vector. ठीक है, मतलब as the particle changes position in two dimensional space, your x and y coordinate will change, but unit vector in direction increasing x will always lying along x axis and unit vector along increasing y will always lying along y axis. ये से क्या बता रहे हो, सब तो जानते ही हैं, पर ठीक है, जो जानते हैं उसी को रिकॉग्नाइज करना, अप्रिशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं, इसका आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया जब प्लेन पोलर में आपको हम बताएंगे। अब प्लेन पोलर में देखो क्या होता है, प्लेन पोलर एक ऑल्टरनेटिव है उसी पॉइंट को, इफ यू वर्किंग इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब एक तो तरीका हो गया कार्टेशियन से आप किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, उसके पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन पोलर में क्या है, यू डोंट हैव एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, यू हैव टू थिंग्स, वन इज ऑरिजिन and other initial line. You have the origin and you have the initial line. You don't have x and y axis. अब कोई भी पॉइंट दिया हुआ है P, या पार्टिकल P है, उसके पोजीशन को आप दो कोऑर्डिनेट से असाइन कर सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, r इज द डिस्टेंस, r coordinate क्या हो गया, it is the length of distance from the origin, and the other is the angle which r makes with the initial line, which is theta coordinate. You have two coordinates r and theta, where r is distance of the point P from the origin and theta is the angle which r makes with the initial line. Theta is the angle which r makes with the initial line. By assigning these two coordinates, you can describe the position of a particle or a point, right? जैसे कार्टेशियन में क्या था, you assigned x and y, where x was distance from the y axis and y was distance from the x axis. So x axis and y axis, they were just like a reference for measuring x and y coordinate. x और y coordinate का reference हो गया. Y axis is the reference for x coordinate and x axis was the reference for y coordinate. In the same way, origin is reference for measuring r coordinate and initial line is reference for measuring theta coordinate. Means at origin r is 0 and at initial line theta is 0. जैसे x axis में y 0 था, so it was reference for measuring y coordinate, height of the point from the y x axis, that is y coordinate.
और y एक्सिस किसका रेफरेंस था? x कोऑर्डिनेट का. So y axis was x equal to 0. y axis was x equal to 0, x y equal to 0, y equal to 0, y equal to h, y equal to 1, y equal to 2. So x axis was reference for measuring y coordinate and y axis was reference for measuring x coordinate. In the same way, the origin and initial line, they are reference for measuring r coordinate and theta coordinate. Origin is reference for measuring r coordinate and initial line reference for measuring theta coordinate, right? So, and you have two vectors here also. One is a unit vector in direction increasing r. You have two vectors. One is a unit vector in direction increasing r, which is called ER cap, and unit vector in direction increasing theta, which is E theta cap. Unit vector in direction increasing r and unit vector in direction increasing theta, which is E theta, E theta. But unlike I cap and J cap, your ER cap and E theta cap are not constant vectors. Why? Because if the particle changes position, suppose particle changes position to this point, in that case your r is this and theta is this, and your ER is this and E theta is this. ठीक है, ई थीटा को हम लोग चाहे तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ई आर एंड ई थीटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ई आर और ई थीटा जो है, अगर पार्टिकल मान लो यहाँ है तो ये आर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये ई आर वेक्टर हो जाएगा. सो ई आर एंड ई थीटा आर नॉट कांस्टेंट वेक्टर्स नाउ, दे आर स्पेस वेरिंग. मतलब वो पार्टिकल के पोजीशन से लिंक्ड है, पर जब पार्टिकल का पोजीशन बदलेगा ई आर कैप का डायरेक्शन और ई थीटा कैप का डायरेक्शन बदलेगा. So unlike I cap and J cap, ER cap and E theta cap are not constant vectors, right? That's why sometimes using polar coordinate is mathematically complicated, but it has its own advantage. Like in central forces, we go for plane polar coordinate. Why? Because there the potential energy function or the central force is function of R. तो अगर कार्टेशियन यूज करेंगे, then that force or potential energy will become function of x and y variable. So it will be function of two variables, so difficult to handle that. तो अगर प्लेन पोलर यूज करेंगे, then it will be function just one variable, and that variable is r, right? तो कई जगह पे प्लेन पोलर का अपना एक एडवांटेज है, इसलिए यूज करते हैं हम लोग. It is all about two dimensional coordinate system. Let's come to three dimensional coordinate system. I am very brief, right? बहुत ब्रीफली कर रहे हैं बिकॉज उस बच्चे को दिक्कत था. तो ठीक है, कार्टेशियन में थ्री डायमेंशनल में क्या है? कार्टेशियन इज ए गुड ऑप्शन, nice option, easier option. You have three dimensional space and you have the point P and you can assign three coordinates. X is the distance from xy plane, y is the distance from xz plane, and z is the distance from x is the distance from yz plane, y is the distance from xz plane, and z is the distance from the xy plane. So your xy plane, yz plane, zx plane, they are acting as a reference for measuring z coordinate. Xy plane is reference for measuring z coordinate. Why? Because xy is z equal to 0. Yz plane is reference for measuring x coordinate, because at yz plane x is 0, and xz plane is reference for measuring y coordinate, because at xz plane here y is 0, right? And you have three vectors, one in direction increasing x, one in direction increasing x, I cap, one in direction increasing y, j cap, and other in direction increasing z, k cap. And as the particle moves in space, your I cap, j cap, k cap does not change, right? They are lying along x axis, y axis, and z axis. But the scenario goes different in spherical polar and cylindrical polar. See, spherical polar में देखो क्या है, polar coordinate दो तरह के हैं इसमें. One is spherical polar, other is cylindrical polar. एक स्फेरिकल पोलर है और दूसरा सिलिंड्रिकल पोलर है. स्फेरिकल पोलर में देखो क्या है. जस्ट टू एक्सप्लेन, आई एम ड्राइंग ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. स्फेरिकल पोलर में टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और ए पार्टिकल, मैथ्स वाले पॉइंट बोलेंगे, फिजिक्स वाले पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है. तो डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और ए पार्टिकल, वी असाइन थ्री कोऑर्डिनेट्स. वन इज r coordinate, right? R coordinate. R is what? Distance of point from the origin. Theta is what? Theta is the angle which R makes with the positive z axis. Theta is the angle which R makes with the positive z axis.
Theta is the angle which R makes with the positive z axis, that is another coordinate theta, and phi is the angle which projection of R in xy plane makes with the positive x axis. Phi is the angle which the projection of R in xy plane makes with the positive x axis. Phi is the angle which projection of R in xy plane makes the positive x axis, right? And by assigning these three coordinates, we completely describe the position of a particle, right? But we completely freeze the particle once you give r, theta and phi coordinate. No two different points can have same r, theta and phi, right? And you have three vectors also. One is vector along increasing r, three unit vectors. One is ER cap is unit vector in the direction of increasing r. हर जगह वैसा ही है. I cap is unit vector in direction of increasing x, J cap is unit vector in direction of increasing y, and K cap is unit vector in direction of increasing z, right? So ER is unit vector in direction of increasing r, and E theta cap is unit vector in direction of increasing theta, and E phi is unit vector which will be lying in xy plane, of course, in direction increasing phi. So I can displace it here. E phi is unit vector in direction increasing phi, right? E theta can be displaced, vector can be moved parallel to itself. So you can see ER and E theta, they are perpendicular. आइए E phi को xy plane से lift करके ऊपर अगर ले जाए, it will go like this. So you see ER, E theta, E phi, they are mutually orthogonal. ER, E theta, E phi, they are mutually orthogonal, right? So that's spherical polar. Let's come to cylindrical polar. I am briefly telling you what is cylindrical polar, what is spherical polar. This is x, y, and z. You have the point in space. See, देखिए ये सब अलग अलग तरीका है points को describe करने का. You can have your own way of defining coordinate system. God does not limit the kind of coordinate system that we can use. We can have our own coordinate system in our name. Visaldavarsi coordinate system, right? You can have it. And if it is nice, people will follow it. If it is not nice, people will reject it. It's all convenience which matters. And convenience depends on the situation to situation. मतलब I can't say कि any coordinate system is universally convenient everywhere. No. अगर ऐसा होता तो फिर बाकी coordinate system पढ़ते ही नहीं, समझ रहे हैं आप? हम नहीं कह सकते कि कार्टेशियन coordinate system हर जगह easy होता है, हर जगह convenient होता है, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो क्यों पढ़ते फिर spherical और cylindrical? क्योंकि ये सब डिवाइन टॉपिक्स तो है नहीं ना, ये सब भगवान ने थोड़ी बनाया है कोऑर्डिनेट सिस्टम. भगवान तो नाम ही नहीं लेता कोऑर्डिनेट सिस्टम का. गॉड डजंट नेम एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम. इफ गॉड वुड हैव नेम्ड एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट वुड हैव बीन बिकम द बेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम. नो, गॉड डज नॉट टॉक अबाउट एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम. नन ऑफ हिज लॉज ऑफ नेचर, नन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर पॉइंट्स टुवर्ड्स एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम. डज नॉट मेक इट प्रेफरेबल. कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेफरेबल नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, योर इनोवेशंस, राइट? Our innovation has given rise to this coordinate system. We have made this coordinate system. हम लोगों ने coordinate system choose किया है, हम लोगों ने इसको innovate किया है, ठीक है? और कोई भी coordinate system universally जो है वो मतलब नहीं है कि मतलब यही coordinate system हमेशा ही useful होगा या हमेशा convenient होगा, ऐसा नहीं है. It depends on situation to situation. जैसे हमने आपको बताया कि central force में plain polar coordinate system ज़्यादा अच्छा है, मतलब convenient है mathematically. अच्छा देखिए सिलिंड्रिकल पोलर का बात करें. सिलिंड्रिकल पोलर में देखो क्या है. यू असाइन थ्री कोऑर्डिनेट्स रो, पाई एंड जेड. रो क्या है देखो. रो इज बेसिकली इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द जेड एक्सिस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस, राइट? जेड एक्सिस. पाई क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कोर्स एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा ऑफ कोर्स. अब इसको अगर प्रोजेक्शन ले लें हम एक्स वाई प्लेन में तो ये रो ही रहेगा. पाई क्या है? द एंगल विच रो मिक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट?
and Z is what? Z is the Cartesian Z coordinate. Distance from the xy plane. Distance from the xy plane. तो आप ये देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट a kind of plane polar coordinate system. Rho and phi is just like plane polar coordinates in xy plane. अगर इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लो xy plane में, तो rho और phi क्या है? Rho and phi are just like plane polar coordinates, and z is Cartesian coordinate, so it is plane polar plus Cartesian z coordinate. I can see it like this. It is like plane polar plus Cartesian z coordinate, right? जो cylindrical z है और Cartesian z में कोई अंतर नहीं है, they are same, right? And rho phi is nothing but इस पॉइंट का प्रोजेक्शन xy प्लेन में ले लोगे आप, and if you treat positive x axis initial line and origin is origin of course, then rho phi are nothing but plane polar coordinate system. They are the plane polar coordinate system. So and you have three vectors also. A unit vector in direction increasing rho, that is e rho. Unit vector in direction increasing phi, that is e phi. And unit vector in direction increasing z, that is e z, which is nothing but k cap. If you bring them here, it will be like this. So e rho, e phi and k cap, they are perpendicular to each other. E rho, e phi and e z, e k cap, they are perpendicular to each other. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? And unlike see, as the particle move in space, of course your k cap does not change, but e rho and e phi will keep on changing as the plane polar coordinate system. Plane polar coordinate system जैसे change हुआ था वैसे change होता रहेगा. ठीक है, एक बार देखिए सवाल क्या पूछ रहा है भाई. Integral of the vector a over the volume integration है ये, over the volume. वॉल्यूम एलिमेंट एक बार सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बताते हैं. वॉल्यूम एलिमेंट एक बार बताते हैं सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है. देखो कार्टेशियन में तो क्लियर है तुमको. कार्टेशियन में योर वॉल्यूम एलिमेंट इज you have x, y, z coordinate system. So you have a element in direction increasing x, which is dx. Element x हो गया ना. कार्टेशियन में तो सिंपल है. जैसे आपका ये x, y, z हो गया ना. x क्या है? x is distance from yz plane. So you have the element in direction increasing x, which is dx, element in direction increasing y, which is dy, and element in direction increasing z, which is dz. And you take this element and construct a what? A volume element. You construct a volume element. dx, dy, dz. This is dx, this is dz, this is dy. So dx is element in direction increasing x, dy is element after y, and dz is element in direction increasing z. So dx, dy, dz constitute this volume element, which is called d tau, and this is in the form of rectangular parallelepiped. So it is dx, dy, dz. We want the description of this volume element in cylindrical polar coordinate. हम लोग को cylindrical polar coordinate description चाहिए. मान प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया का देखो क्या डिस्क्रिप्शन है. ये इनिशियल लाइन है. अच्छा, xy प्लेन में योर एरिया इज dx dy, राइट. इन द सेम वे मतलब xy प्लेन में योर एरिया एलिमेंट इज व्हाट? You have this x coordinate, this is y coordinate, and after x you take this dx as the element and dy is the element. So this is what? This is area, which is dx dy. It's very easy to work out these area element or the volume element in Cartesian.
बिट डिफिकल्ट इन प्लेन पोलर एंड स्फेरिकल पोलर एंड सिलिंड्रिकल पोलर। प्लेन पोलर का अगर बात करें, सो दिस इज इनिशियल लाइन and this is origin, right? See, initial line and this is origin. You have a point P in space whose coordinates are r and theta. So this is your r and this is your theta. So if I work out element in direction increasing r, this will be dr, right? And if I try to find out the element in direction increasing theta, element in direction increasing theta, what would be the length of that element? What would be the length of this element? The length of this element would be what? This is d theta. The length of this element would be r d theta. Length of this element would be r d theta. This is element in direction increasing theta. Element in direction increasing theta, right? So this would be r d theta. And we can capture these two elements, dr and r d theta, and construct a area element, which is what? dr into r d theta. So this is nothing but r dr d theta. So the area element in case of your plane polar is r dr d theta. R dr d theta, right? Fine. Now let's extend this whole thing to cylindrical polar. Let us extend this whole thing to a cylindrical polar. ये क्या है? पॉइंट पी का प्रोजेक्शन है एक्सवाई प्लेन में, पॉइंट पी का प्रोजेक्शन है एक्सवाई प्लेन में, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम एरिया एलिमेंट का बात करें तो क्या हो जाएगा? रो के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा? डी रो। रो के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में अगर एरिया एलिमेंट का बात करें तो क्या हो जाएगा? डी रो। और फाई के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में अगर हम लोग एरिया एलिमेंट का बात एलिमेंट का बात करें, अगर रो के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक एलिमेंट लिया हमने, क्या हो गया? डी रो। और फाई के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो एलिमेंट लेंगे उसका डायमेंशन, उसका लेंथ क्या हो जाएगा? दिस इज डी फाई। सो दिस वुड बी व्हाट? रो डी फाई। सो दिस एरिया एलिमेंट इन एक्स वाई प्लेन इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस एरिया एलिमेंट इन एक्स वाई प्लेन इज गोइंग टू बी d rho and rho d phi, sorry, phi. So this would be rho d phi, ठीक? अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हैं, अगर लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम एलिमेंट हियर, रो के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एलिमेंट क्या है हमारा? कोई दिक्कत तो पूछना है यार, थोड़ा सा मतलब इससे सिंपल क्या कर सकते हैं? अच्छा हो तो सिंपल कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए। सिंपल कैसे करते हैं हम? सो दिस इज डी रो। और फाई के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एलिमेंट क्या लिया हमने? यही वाला शिफ्ट कर दो यहाँ, ये हो जाएगा रो डी फाई। और जेड के इंक्रीजिंग डायरेक्शन सिंपल है, ये तो हो जाएगा डी जेड, ठीक है? अब इन तीनों एलिमेंट से एक वॉल्यूम एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तुम, इन तीनों से एक वॉल्यूम एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्या हो जाएगा? कैसे बनेगा यार? ये बनाते हैं। एक तो एलिमेंट हो गया डी रो, एक हो गया रो डी फाई, एक हो गया डी जेड, है ना? इसका बना दे पैरेलल का, ऐसे खड़ा कर दे। यस, ऐसे। सो दिस इज डी रो, रो डी फाई एंड दिस इज डी जेड। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? डी टो इज गोइंग टू बी d rho into rho d phi into dz. So d tau is rho d phi dz. ठीक? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है? हैं? हाँ। और अगर हम लोग ठीक है, ओके।
तो रो डी फाई, ये याद रखना, इसी में फंस रहा था लगता है लोग। अब करते हैं सवाल, ठीक है, बहुत टाइम दे दिया उस पर, है ना। बाकी जिनको नहीं आता है उसे स्किप कर जाइएगा, है ना। क्या बोल रहा है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस ए डी टॉ। ये क्या है, 40 बाई रो cos phi रो कैप इज नथिंग बट ई रो, राइट, हमने ई रो लिख रखा है ना। डीटो अभी पढ़ा हमने ना, इट इज रो डी फाई डी जेड। अब देखो सिलेंडर के अलग अलग डोमेन जो आपका ये है, अब ये एलिमेंट अलग अलग जगह लोगे तो ईरो का डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा। ईरो का डायरेक्शन तो लिंक्ड है ना पॉइंट पी का चॉइस पे, अगर पॉइंट बदलते जाएगा तो ईरो का डायरेक्शन बदलता चलेगा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग ईरो को जो है ना वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख दिया जाए। जैसे कोई पॉइंट पी है आपका, ठीक है, ये आपका रो कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका ईरो यूनिट वेक्टर हो गया। अगर इसको यहाँ एक्स वाई प्लेन में लिखें अगर, तो ये रो हो गया, ये ईरो हो गया, ये एंगल फाई होता है। सो आई कैन राइट ईरो एज व्हाट, ईरो यूनिट वेक्टर, ईरो इज यूनिट वेक्टर। सो आई कैन राइट यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखे हम लोग आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, दिस इज ईरो, राइट, यूनिट वेक्टर। So it is 1 cos phi I cap plus 1 sin phi, 1 is the magnitude, right। ईरो का ऐसे लिख सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि आई कैप जे कैप जो है ना, एज यू कैरी आउट द इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, योर आई कैप एंड जे कैप विल रिमेन सेम। आई कैप एंड जे कैप जो है ना हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो आई कैन राइट दिस एज, रो कैंसिल हो जाएगा। So it will be 40 ट्रिपल इंटीग्रेशन, 3 वेरिएबल आ गया ना, cos phi डी रो डी फाई डी जेड, और ईरो को हम लिख सकते हैं cos phi आई कैप प्लस sin phi जे कैप, ठीक। So this can be written as 40 this integral cos square phi d rho d phi dz plus 40 cos phi sin phi। आई कैप हो जाएगा, सॉरी। अब अगर रो का अगर देखें तो रो कहां से कहां तक जाएगा, 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। अब फाई पूरा वॉल्यूम कैप्चर करना ना, फाई विल गो फ्रॉम 0 टू 2 पाई, z will go from 0 to the height L, 0 to capital R, 0 to 2 pi। अब इसका जो इंटीग्रेशन करोगे ना, पहले डी रो का इंटीग्रेशन तो 0 टू आर आ जाएगा आंसर, ठीक है। पाई का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो है आपका फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ दिस विथ फाई विल बी व्हाट, साइन स्क्वायर फाई बाई 2, एंड साइन स्क्वायर 5/2 में लिमिट पुट करोगे 0 और 2 पाई, तो विल गेट 0। सो दिस विल गिव यू 0 एंड cos square phi d phi from 0 to 2 pi is pi,
साइन स्क्वायर फाई डी फाई 0 to 2 pi is pi, cos स्क्वायर फाई डी फाई इंटीग्रल इज 0 to 2 pi is pi। तो ये तो पाई आंसर आ जाएगा तुम्हारा। डीरो का इंटीग्रेशन करोगे तो आर आ जाएगा, पाई का करोगे तो पाई आ जाएगा, और जेड का करोगे तो एल आ जाएगा। आई कैप 40 pi r l I cap. D would be the correct answer. This is the best I can do given the time frame. Okay. फिर भी कोई दिक्कत हो पूछिएगा। ये देखिए, which one of the following graph represent derivative f dash x equal to df by dx? How the function fx equal to 1 by x square? इसका डेरिवेटिव कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? इसका डेरिवेटिव, who is रिप्रेजेंटेड डेरिवेटिव ऑफ दिस? इसका ग्राफ अगर प्लॉट कर लो आप, so when x goes to infinity, it is supposed to be symmetric about y axis, even in x, any function even in x is symmetric about y axis. Any function odd in x, so even in y will be symmetric about x axis. Any function which is even in x will be symmetric about y axis. Any function even in y will be symmetric about x axis. Will be symmetric about x axis. So you are given this function. So when x goes to infinity and minus infinity, it will go to 0. Right? When x goes to infinity, this function will tend to 0. When x goes to minus infinity, the function will tend to 0. So the function will go like this. Right? At x equals 0, it will peak. अब उधर भी ऐसी जाएगा, बोर्ड जगह नहीं मेरे पास, ठीक है, चलो इधर ड्रॉ कर लेते हैं। Go like this. दोनों तरफ सेम टाइप का होगा मतलब। अब देखो स्लोप का, देखो एफ डैश एस क्या है? स्लोप है। अगर स्लोप का हिसाब किताब देखें, स्लोप का क्या हिसाब किताब? स्लोप इज tan of this angle. So this is theta is rising. As theta rises, tan theta rises. As theta rises, tan theta rises. So slope is increasing. But from here you see slope is falling now. नहीं? जैसे जैसे यहाँ से एक समय के बाद क्या स्लोप फॉल कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है, हाईएस्ट गया, फिर सैचुरेट कर रहा है ना कर्व, कर्व जो है सैचुरेट कर रहा है, यार सैचुरेट ही हो गया, तो सैचुरेट कर, इसका कर्व जो है ना डाउन जा रहा है ना, जैसे स्लोप ऐसे स्टीप राइज कर रहा है, फिर ऐसे फॉल कर रहा है, एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया ना स्लोप, पीक पे है। एट द पीक स्लोप इज नाउ फॉलिंग, राइट? सी स्लोप इज फॉलिंग, ठीक है। तो पहले राइज किया स्लोप, फिर पिक किया, फिर फॉल कर रहा, फॉल करके फिर स्लोप 0 हो गया। यहाँ पे देखो the tangent is parallel to x axis, slope is 0. फिर क्या हो रहा है? स्लोप इज टर्निंग नेगेटिव, और नेगेटिव में भी, नेगेटिव साइड में भी ये थीटा जो है राइज कर रहा है, स्लोप इज टर्निंग नेगेटिव, इट्स गोइंग मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव टिल दिस पॉइंट it becomes most negative, and thereafter this angle start falling, become less negative, less negative.
right? Become less negative. So slope is rising, reaching peak, falling at x equal to 0, slope becomes 0. It's going negative, more and more negative, and then it becomes less and less negative. So this is the graph. ये गलत है. Slope is not falling, slope is positive. यहाँ तक, it is negative. You have to see angle made with the positive x-axis. So angle made with the positive x-axis is positive. It's a positive रहता है. Downside negative रहता है. So A is the correct answer. A is going to be the correct answer. समझ गए? अच्छा नहीं समझे पूछिएगा फिर. ये देखो 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा. कैलकुलेटर है यहाँ पर. चलो मोबाइल रखना कोई नहीं. देखो क्या बोल रहा. Consider Rydberg atom, hydrogen-like atom, in a highly excited state with N around 300. The wavelength of radiation coming out of these atoms for transition to the adjacent state lies in the range. N जो है 300 के आसपास है, तो N to N plus 1 लेके चलो, मान लो N plus 1 to N ले लो, मतलब transition to adjacent state. N is around 300, so I can say it's from transition from 301 to 300. और wavelength पूछ रहा तुमसे. So the energy of H-like atom is what? 13.6 by N square. Z square by N square. Z को मान लो 1 ले लें, ठीक है. Minus. So if I talk about transition, then if the atom makes a transition from N plus 1 to N, then the energy of radiation will be given by Hc by lambda, and that would be the energy value at N plus 1 and the energy of atom at N. So this is minus 13.6 1 by N square minus is it not? N is very large. ये होता है 12 से 40 EV नैनोमीटर SC का वैल्यू. याद रखिए इसका, ठीक है. ये होता है 13.6 EV. EV में आंसर है ना. 1 by N स्क्वायर, और यहाँ भी 1 by N स्क्वायर बाहर ले लें, तो अप्रोक्सीमेशन लगा लें. ऐसे हो जाएगा क्या है ना. अब 1 by N is very small, so you have this approximation. So I can write like this. ये कट जाएगा. So this will be you get 1 minus वन माइनस 2 by N. All this will be 1 कट जाएगा. 13.6 into 2 क्या हो जाएगा? 27.2 1N cube, right? So lambda will be 12 से 40 N cube by 2
and n is what? 300. N is 300. So this will be what? 27 into 10 to the power 6. काफी टाइम हो गया नहीं? बारह सौ 40 गुना 27 भागा 1.2 nanometer 10 to the power minus 9. So it is 1.23 meter. D would be the correct answer. D would be the correct answer. ठीक है? D आपका सही आंसर है. ठीक है? मीटर में आ जाएगा आंसर. ओके, ये देखो 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है. A uniform rigid meter scale is held horizontally with one of its end at the edge of the table. ठीक है? The other is supported by hand. Some coins of negligible mass are kept on the meter scale as shown in figure. As the hand supporting the scale is removed, the scale starts rotating about its edge on the table and the coins start moving. If the photograph of rotating scale is taken soon after, it will look closest to. देखो ये मीटर स्केल है, ये ठीक है. इसको हाथ से ऐसे सपोर्ट किया हुआ है और एक एंड टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पे अटका हुआ है, टेबल के कॉर्नर पे, और दूसरा एंड को हाथ से सपोर्ट किया हुआ बंदा, वो एक बंदा हाथ से सपोर्ट किया. ऐसे कुछ कॉइन रखा हुआ है. अब ये एकदम से हाथ हटा लिया, एकदम से हाथ हटा लिया तो क्या होगा? ये जो स्केल है वो रोटेट करना चालू करेगा. क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ करेगा भी ऑफ कोर्स. ठीक है, तो एक फोटोग्राफ लिया है जस्ट आफ्टर रिमूविंग द हैंड. ठीक है, फोटोग्राफ रोटेटिंग स्केल इज टेकन सून आफ्टर. ठीक है, इट विल लुक क्लोजेस्ट टू. अब देखिए, मतलब फोटोग्राफ जस्ट आफ्टर रिमूविंग द हैंड जैसे हटाया, एक फोटोग्राफ लिया गया और वो फोटोग्राफ में ये 4 फोटोग्राफ है. बोला कि कौन सा फोटोग्राफ सही है, यही पूछा ना क्वेश्चन. फोटोग्राफ विल लुक क्लोजेस्ट टू. ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक तो आपका स्केल हो गया और दूसरा कॉइन्स हो गया. तो स्केल तो रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, कॉइन्स फ्री फॉल में है. कॉइन्स इज अंडर फ्री फॉल अंडर द वेट mg. नेग्लिजिबल स्मॉल मास में मास तो होगा ना भाई, नेग्लिजिबल स्मॉल मास ही होगा. तो g से नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा. सो इस वेलोसिटी एट एनी टाइम वुड बी gt. तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी अगर कॉइन का देखें तो वेलोसिटी वुड बी gt एट एनी पॉइंट. किसी भी कॉइन का वेलोसिटी अगर देखें एट एनी टाइम, इट विल बी gt इफ इट इज अंडर फ्री फॉल. एक इसमें कैच है. कैच ये है कि जैसे अभी इसका वेलोसिटी gt से कम होगा अगर आपका जो मीटर स्केल है उसके इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है अगर लेस देन gt है, तो उस केस में कॉइन और ये टच में रहेगा और कॉइन को वो होल्ड करके रखेगा. तो मतलब उस केस में कॉइन जो है इट विल बी इन द कॉन्टैक्ट विद द मीटर स्केल. बट जिस पॉइंट पे मीटर स्केल का वेलोसिटी gt से अधिक हो जाएगा, उस पॉइंट पे कॉइन जो है वो मीटर स्केल से डिटैच हो जाएगा. मतलब जितने कॉइन जिस डिस्टेंस तक, मतलब क्योंकि मीटर स्केल का जो वेलोसिटी होगा वो तो डिपेंड करेगा ना जी. वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द मीटर स्केल वुड बी व्हाट? ओमेगा इंटू टी. ठीक है, ओमेगा इंटू टी इंटू द डिस्टेंस आर. ओमेगा टी तो सॉरी ओमेगा इंटू आर हो गया एक तो से.
So if omega is this, velocity at any point is going to be omega into r, right? और जिस r का वैल्यू तक ये ओमेगा r gt से कम रहेगा, for the value of r for which this omega is less than gt, in that case coin will be in the contact. समझ में आ रहा है जी तुमको? ये आपका मीटर स्केल है. अब मीटर स्केल का ओमेगा क्या होगा? ओमेगा जो भी होगा निकालेंगे अभी, ठीक है. ये मीटर स्केल का you'll have some angular velocity. So at any point the velocity at different point on the meter scale, velocity at different point on the meter scale would be depending on the position of the point. अलग अलग पॉइंट का पाइवोट से क्या पोजीशन है उस पर वेलोसिटी डिपेंड करेगा. और कॉइन का वेलोसिटी फ्री फॉल में क्या होगा? gt. तो अगर ये ओमेगा आर का वैल्यू gt से कम हुआ, उस केस में क्या होगा? कॉइन जो है उस मीटर स्केल पे इन कांटेक्ट होगा. और जहाँ पे मान लो ओमेगा आर का वैल्यू gt से अधिक हो जाएगा, तो कॉइन का तो मैक्सिमम वेलोसिटी gt ही हो सकता है. तो उस पॉइंट पे जो कॉइन होगा, कॉइन से पहले ही मीटर स्केल नीचे चला जाएगा. ठीक है, मतलब तो डिपेंड करता है वेलोसिटी का मैच. अगर कॉइन का वेलोसिटी मीटर स्केल के वेलोसिटी से ज़्यादा है या मीटर स्केल का वेलोसिटी कॉइन के वेलोसिटी से कम है, तो वो तो कॉइन को होल्ड करके रखेगा. और मीटर स्केल का वेलोसिटी मान लो gt से अधिक हुआ, तो उस केस में उस पॉइंट पे कॉइन जो है डिटैच हो जाएगा, क्योंकि कॉइन का मैक्सिमम वेलोसिटी gt ही हो सकता है. कॉइन का मैक्सिमम वेलोसिटी gt हो सकता है. उस केस में जो है वो डिटैच हो जाएगा. अब ओमेगा मीटर स्केल का क्या होगा? मीटर स्केल पे टॉर्क कितना लग रहा है? जस्ट आफ्टर रिमूविंग हैंड बोल रहा है, तो मीटर स्केल वोंट बी वेरी डाउन, मतलब तो हॉरिजॉन्टल टाइप का ही रहेगा. तो उस केस में फोर्स क्या लग रहा है? mg इंटू दिस l/2. दिस विल बी टॉर्क. I अल्फा, I इज व्हाट? 1/3 ml² अल्फा. mm कट जाएगा, so स्केल gives you alpha equals to what? 3g/2l. ओमेगा क्या हो जाएगा? अल्फा t and if you have a point p at a distance r, then velocity at that point of the meter scale will be what? 3gr/. So for those point for which this 3grt/2l is less than gt, at those point the coin will be in contact. Coin will be in the contact for r, the value of r for which this is less than gt. So that means for r less than 2l/3, coin will be in contact, because at that point the meter scale is having velocity less than gt, so coin will be in contact. And for the point for which the meter scale, the point on the meter scale is having velocity more than gt, so in that case the coin will detach. ठीक है, 2l/3 तक तो जो है वो कॉइन जो है उसके कांटेक्ट में रहेगा, मतलब मीटर स्केल के. 2l/3 के बाद जो है वो कांटेक्ट से बाहर चला जाएगा. तो यहाँ तो देख रहे हैं कि l/2 के पहले ही कांटेक्ट से लूज कर गया, तो ये तो गलत हो जाएगा. ये थोड़ा ठीक लग रहा है, l/2 ये है, 2l/3 ये हो जाएगा. ठीक है, ये तो डायग्राम हमको सही लग रहा है. यहाँ देख रहे हैं कि हाफ पे ही कॉइन डिटैच हो गया है l/2 पे, तो ये भी गलत हो जाएगा. यहाँ तो डिटैच हुआ ही नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा. B is going to be the correct answer. B is going to be the correct answer. I hope you understand. ठीक है. ये देखो क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स का है. क्या बोल रहा है? कंसिडर टू आइडेंटिकल फाइनाइट आइसोलेटेड सिस्टम of constant heat capacity C at temperature T1 and T2. दो सिस्टम है T1 और T2, सेम सिस्टम है, सिमिलर सिस्टम है, सेम आइडेंटिकल सिस्टम है, दोनों का हीट कैपेसिटी सेम है, सेम काइंड ऑफ सिस्टम है.
या टू सिस्टम्स, एक T1 पे है एक T2 पे है, एंड T1 इज मोर देन T2, एक तरह से सोर्स है सिंक है, एंड इंजन वर्क बिटवीन देम until the temperature become equal. इंजन क्या करता है, ये यहां से हीट लेगा Q1 और इसको Q2 रिजेक्ट करेगा, तो यहां से Q1 लेगा तो T1 फॉल करेगा, इसको Q2 देगा तो T2 राइज करेगा, ठीक है, T2 राइज करेगा, तो ये सोर्स से हीट गेन किया और सिंक में हीट रिजेक्ट किया, ठीक है, and work done by the maximum work done by this engine would be what, if there is no losses, the work done is going to be this Q1 minus Q2. Taking into account the work performed by the engine will be maximum if the process reversible. Reversible process, of course, the work done by engine is maximum and process reversible. Equivalently, the entropy change is 0. W max would be, पहले तो entropy change निकाल लो और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हम लोग का फाइनल टेम्परेचर जो सिस्टम का होगा वो आ जाएगा, लिखा है ना कि ये तब तक वर्क करता है जब तक कि टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। मान लो देयर फाइनल टेम्परेचर इज T3, सपोज, ऑफ कोर्स T3 विल बी लेस देन T1 एंड मोर देन T2, T1 इज हायर देन T2, तो यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है तो इसका टेम्परेचर घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, आई सपोज कि इसका टेम्परेचर घट गया, इसका बढ़ के T3 हो जाता है, T3 इज द फाइनल टेम्परेचर। If T3 is the final temperature, in that case, what is entropy? This is source and this is sink. Suppose this is system 1, this is system 2. So if I talk about entropy change, what is entropy change in the source? Entropy change in the source is going to be this. T1 to T3, or you can say this is CDT, so it will be C log T3 by T1. What is the entropy change in the sink? This is nothing but it is C log this. So total entropy change will be what? The total entropy change is, says this is ठीक है, और हमको निकालना है W max, और क्वेश्चन में लिखा है W is maximum and process is reversible, and when the process is reversible, this entropy change would be 0. If the process for reversible process, the entropy does not change, entropy change is 0. So that means is 1, or you can say T3 is this. Okay, so you got T3. Assuming the process reversible, the entropy change is 0. You got T3, and work done is this. So what is Q1? C times T1 minus T3. And what is heat ejected? Heat gained by this, the second reservoir would be how much? Like this. So this would be what? C or we can write it as or we can say this is
this. So this is the correct answer. D is the correct answer. D जो है correct answer हो जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा. ओके, 30th क्वेश्चन देखिए. Unpolarized light is incident on combination of polarizer lambda by 2 plate, lambda by 4 plate, kept one after the other. What will be the output polarization for following configuration? Polarizer है हाफ वेव प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट है. कन्फिगरेशन 1 क्या बोल रहा है? The axis of polarizer, pass axis of polarizer, lambda by 2 का principal section और lambda 4 by का principal section. Axis of lambda by 2 मतलब principal section of lambda by 2. If axis of polarizer, principal section of lambda by 2 and principal section of lambda by 4, they are in the same direction. ये configuration 1 है. ये आपका पोलराइजर हो गया. ये पोलराइजर हो गया, हाफ वेव प्लेट हो गया. कन्फिगरेशन 1 क्या बोल रहा है? अगर इसका एक्सिस हम लोग यहीं ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे ड्रा कर लेते हैं. मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है. राइट हैंड कॉर्नर सिस्टम. लाइट इधर से प्रोपेगेट कर रहा है, जेड डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रहा है. ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेशन होता है, बाकी जो फील्ड वाइब्रेशन होता है एक्स वाई प्लेन में होगा ना. तो पहला कन्फिगरेशन बोल रहा है कि भाई तो तुम्हारा जो तीनों का जो पास एक्सिस है, मतलब पोलराइजर का पास एक्सिस और हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट तीनों ही सेम डायरेक्शन में. अब क्या कर रहा है? अनपोलराइज लाइट फॉल कर रहा है, अनपोलराइज लाइट फॉल कर रहा है. तो उस केस में क्या होगा? अनपोलराइज फॉल्स थ्रू पासेस थ्रू दिस P1. P1 से पास करेगा तो प्लेन पोलराइज हो जाएगा. P1 से पास करेगा तो वो प्लेन पोलराइज हो जाएगा. ठीक है, और P1 से पास करते वो प्लेन पोलराइज हो जाएगा विद द फील्ड वाइब्रेशन along the pass axis of P1. अब फिर वो जब लैम्डा बाई 2 प्लेट पे फॉल करेगा तो लैम्डा बाई 2 प्लेट का प्रिंसिपल सेक्शन जो है पोलराइजर के पास एक्सिस के पैरेलल है. तो जो पोलराइजर से लाइट निकलेगा वो प्लेन पोलराइज निकलेगा विद द फील्ड वाइब्रेशन पैरेलल टू द पास एक्सिस ऑफ P1. So it falls on the half wave plate, the principal section of half wave plate and the field vibration, they are lying in same direction. Field vibration जो है और principal section of half wave plate, they are in the same direction. So half wave plate will treat it as a extraordinary light. Half wave plate इसको क्या treat करेगा? As extraordinary light and will allow the plane polar light to pass through. वो double refraction होगा ही नहीं उसमें. Double refraction तो तब होता है ना जब when plane polarized light, the field vibration associated with the plane polarized light makes an angle which is different from 0, 90 degree, pi and 2 pi. मतलब या तो पैरेलल और परपेंडिकुलर ना हो, इन दोनों में से पैरेलल होगा तो इट विल बी ट्रीटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट, परपेंडिकुलर होगा तो इट विल बी ट्रीटेड ऑर्डिनरी लाइट, राइट. So if it is different from parallel and perpendicular, then double refraction will take place and O wave and E wave will be produced. So if it is just hitting the half wave plate with field vibration parallel to the principal section, it will just allow the plane polar light to pass through. ये प्लेन पोलर पास कर जाएगा आपको एक्सटर्नरी वेव की तरफ. अब वो फिर फॉल कर जाएगा लैम्डा बाई 4 प्लेट पे. अब उसमें भी जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो फील्ड वाइब्रेशन पैरेलल है. सो द होल वेव विल बी ट्रीटेड ई वेव. पूरा का पूरा वेव जो है ई वेव की तरह ट्रीट हो जाएगा और सारा पास कर जाएगा. सो द लाइट विल बी प्लेन पोलराइज्ड इन दिस कन्फिगरेशन 1. तो ये तो दोनों गलत है तुम्हारा. ठीक है, सो दैट इज फॉर कन्फिगरेशन 1. Now let's talk about configuration 2. So configuration 1 clear है. When the light passes through polarizer P1,
तो पोलराइजर P1 से पास करेगा तो फील्ड वाइब्रेशन जो है इट विल बी अलोंग द पास एक्सिस ऑफ P1। अब पास एक्सिस ऑफ P1 के अलोंग फील्ड वाइब्रेशन है और जो λ/2 का λ/2 जो हाफ वेव प्लेट है उसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो पास एक्सिस ऑफ P1 के पैरेलल है। So in that case, the light will hit a half wave plate with all the field vibration parallel to the principal section. So whole wave will be treated as E wave. No double refraction will take place. And it will happily pass through the half wave plate without any change. Right? और वही लाइट फिर λ/4 प्लेट पे फॉल कर रहा है और λ/4 प्लेट का भी जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो पास एक्सिस ऑफ P1 के पैरेलल है। So the light hitting on the quarter wave plate is having all the field vibration parallel to the principal section of quarter wave plate. So that light will be completely treated as E wave, extraordinary wave, and it will happily pass through quarter wave plate also without any change. So the emergent light would be similarly plane polarized. ठीक है, just like what it was after P polarizer. Polarizer के बाद जो जिस तरह का लाइट का नेचर था वही लाइट का नेचर इमर्जेंट लाइट का भी हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फिगरेशन 1 के लिए तो लीनियर हो जाएगा। कन्फिगरेशन 2 के लिए क्या बोल रहा है देखो, λ/2 प्लेट का जो आपका प्रिंसिपल सेक्शन है उसको 45 डिग्री रोटेट कर दिया है हमने। λ/2 जो हाफ वेव प्लेट का प्रिंसिपल सेक्शन है उसको हमने रोटेट कर दिया है। मतलब पहले आपका जो ड्रॉ कर देते हैं, ये मान लो पास एक्सिस ऑफ क्वार्टर मतलब पोलराइजर है, तो λ/2 का जो हमने प्रिंसिपल सेक्शन है वो 45 डिग्री घुमा दिया है। ठीक है, अब लाइट जब हाफ वेव प्लेट में फॉल करेगा तो इट्स फील्ड वाइब्रेशन विल मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट। जो लाइट फॉल करेगा λ/2 प्लेट पे तो उसका जो फील्ड वाइब्रेशन होगा, चूंकि जो पोलराइजर के बाद जो लाइट निकल के आएगा वो प्लेन पोलराइज होगा विथ ऑल द फील्ड वाइब्रेशन पैरेलल टू द पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर। ठीक है, अब जो हाफ वेव प्लेट में फॉल किया तो हाफ वेव प्लेट का जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर से 45 डिग्री शिफ्टेड है। ठीक है, सो लाइट फॉलिंग ऑन द हाफ वेव प्लेट, all its field vibration will make an angle 45 degree with the principal section of half wave plate. तो आप एक नॉर्मल चीज याद रखिए, what is the action of half wave plate on the plane polarized light? When a plane polarized light falls on the half wave plate with its field vibration making an angle theta with the principal section. Clear? सुनो क्या बोल रहे हैं। When a plane polarized light falls on the half wave plate with its field vibration making theta with the principal section, when a plane polarized light falls on the half wave plate with the field vibration making theta with the principal section, then in that case it breaks into two waves, O wave and E wave, provided theta is different from 0 and 90. Of course, pi and 3 pi by 2 also. If theta is such that theta is not 0, theta is not 90, it's not pi, it's not 3 pi by 2. Meaning the field vibrations should not be either parallel or perpendicular. So if a plane polarized light with this field vibration neither parallel nor perpendicular to principal section falls on the half wave plate, in that case the light breaks into two. It undergoes double refraction. It breaks into O wave and E wave. मतलब लाइट का जो फील्ड है वो कॉम्पोनेंट ऑफ ब्रेक कर जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल सेक्शन, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल सेक्शन लाइट विद द फील्ड वाइब्रेशन पैरेलल टू प्रिंसिपल सेक्शन will be called E wave, and light with the field vibration perpendicular to principal section will be called O wave. Those O wave and E wave pass through the half wave plate, and since half wave plate presents different refracting index for O wave and E wave, so light which comes out from the half wave plate, they will differ in phase by pi. It creates a phase difference of pi. λ/2 प्लेट हाफ वेव प्लेट का काम ही यही है, ये ओ वेव और ई वेव को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रेजेंट करेगा। सो इन ए वे ओ वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ म्यू ओ टी, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाफ वेव प्लेट फॉर ओ वेव एंड टी इज द थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट, and the E wave travels a distance of mu E t. So there is a path difference of mu E t minus mu O t, and that is equal to λ/2. So that translates into a phase difference of pi. तो जैसे जब लाइट फॉल किया हाफ वेव प्लेट पे, मेकिंग एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल सेक्शन, इट ब्रेक्स इनटू टू वेव O and E wave. They pass to the half wave plate,
and they come out with a phase difference of pi, and then they will superimpose on each other. After superimposing on each other, they again forms a plane polarized light, but the plane polarized light which is formed makes an angle pi minus theta with the principal section. समझिए, जैसे ये आपका प्रिंसिपल सेक्शन है हाफ वेव प्लेट का, जैसे ये आपका सपोज करो प्रिंसिपल सेक्शन है हाफ वेव प्लेट का। अब लाइट फॉल किया जब हाफ वेव प्लेट पे, तो उस लाइट का जो फील्ड वाइब्रेशन है, उस लाइट का जो फील्ड वाइब्रेशन है, इफ इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल सेक्शन, इफ इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट, ये इंसिडेंट लाइट का है, तो जो लाइट निकल के आएगा हाफ वेव प्लेट से वो भी प्लेन पोलराइज होगा, लेकिन उसका जो फील्ड वाइब्रेशन होगा वो एंगल जो बनाएगा वो पाई माइनस थीटा विद द प्रिंसिपल सेक्शन हो जाएगा, where theta and pi minus theta is measured in the same direction. जिस डायरेक्शन आपने थीटा मेजर किया उसी डायरेक्शन पाई माइनस थीटा मेजर कीजिए। मतलब इधर डायरेक्शन थीटा मेजर किया ना, उसी डायरेक्शन में आप पाई माइनस थीटा को मेजर कीजिए। मेजर द पाई माइनस थीटा इन सेम डायरेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको इधर ले लिया आप, नहीं, इधर थीटा है तो इधर ही पाई माइनस थीटा मेजर करो। तो ये अगर फील्ड है आपका इंसिडेंट वेव का, तो जो हाफ वेव प्लेट से लाइट निकलेगा उसका जो फील्ड वाइब्रेशन होगा वो पाई माइनस थीटा विद द प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक, तो ये आपका हाफ वेव प्लेट है, इट मेक्स एन एंगल 45 with the principal section. Then after emerging from the half wave plate, it will remain plane polarized with the field vibration making angle pi minus 45 with the principal section. And pi minus 45 how much? 135. And this 135 has to be measured with the same reference, like in the same direction. So theta जिधर मेजर किया ना उधर ही pi minus theta मेजर करोगे, तो 135 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी जो लाइट निकल के आएगा वो प्लेन पोलराइज होगा विद द फील्ड वाइब्रेशन along x axis। Earlier the field vibration was along y axis। जब हाफ वेव प्लेट से निकलेगा तो प्लेन पोलराइज होगा और उसका फील्ड वाइब्रेशन किधर होगा? x एक्सिस के अलॉन्ग। अब ये लाइट क्वार्टर वेव प्लेट पर जब फॉल करेगा, then in that case the light which is falling on the quarter wave plate has field vibration, all the field vibration are perpendicular to principal section, because quarter wave plate का जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो अभी पोलराइजर के पैरेलल है ना। सिर्फ इसको छेड़े थे ना हम लोग, इसको हमने डिस्टर्ब किया था। क्वार्टर वेव प्लेट का जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो अभी भी जो पोलराइजर है उसके पास इसके पैरेलल है। ठीक है, तो जो हाफ वेव प्लेट से लाइट निकलेगा उसके वो लाइट प्लेन पोलराइज होगा और उसका सारा जो फील्ड वाइब्रेशन होगा वो क्वार्टर वेव प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स क्वार्टर वेव प्लेट इज गोइंग टू ट्रीट दैट लाइट एज कंप्लीट ओ वेव, वो पूरा का पूरा लाइट को ओ वेव की तरह ट्रीट करेगा, एंड नो डबल रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, एंड दैट प्लेन पोलराइज्ड लाइट विथ ऑल द फील्ड वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन will be treated as O wave and it will happily pass to this quarter wave plate। वो quarter wave plate से happily pass कर जाएगा। So the light coming out will be plane polarized with all the field vibration perpendicular to the principal section of quarter wave plate or perpendicular to the path axis of polarizer। So light will remain plane polarized। Light will remain plane polarized in case of configuration 2। So this is correct, this is correct, so A is correct, ये गलत है। कन्फिगरेशन 3 क्या बोल रहा है जी? अगर हमारा आंसर तो आ गया है, कन्फिगरेशन 3 भी देख लेते हैं। अगर λ/4 प्लेट इज चेंज, अच्छा λ/4 प्लेट का अब चेंज कर रहा है प्रिंसिपल सेक्शन को, तो प्रिंसिपल सेक्शन को 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? देखो पोलराइजर से निकल के आएगा, प्लेन पोलराइज रहेगा। हाफ वेव प्लेट भी उसको ई वेव की तरह ट्रीट करेगा और प्लेन पोलराइज रहेगा। ठीक है, अब प्लेन पोलराइज लाइट अगर मान लो फॉल करता है क्वार्टर वेव प्लेट पे, तो क्वार्टर वेव प्लेट के प्रिंसिपल सेक्शन से वो प्लेन पोलराइज लाइट का फील्ड वाइब्रेशन 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो उस केस में सर्कुलरली पोलराइज लाइट हो जाएगा। ये सही है, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट। यू आई विल एडवाइज यू टू रीड दिस एक्शन, हमेशा क्वेश्चन इससे आता है, या मेरा लेक्चर भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। पोलराइजेशन लाइट इज वन टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, वेरी बोरिंग फॉर अदर्स, एंड तो ये टॉपिक आई कैन बेट कि मैं 3-4 घंटे पढ़ा के आपको समझा सकता हूँ विथ गारंटी, मोदी की गारंटी।
राइट, ये पढ़ लीजिए, ठीक है, फायदे में रहिएगा, आगे भी काम आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा पोलराइजेशन आपको एमएससी में भी। सो यू कैन रन अवे फ्रॉम दिस टॉपिक। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे भाग ही नहीं सकते आप, ठीक है। ओके, सो वी हैव डन द फर्स्ट 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन वुड बी 31 to 40 विच इज एमएसक्यू। ब्रेक ले लेते हैं, फिर करते हैं उसको।